हाय एवरीवन, इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टैक्स होते क्या हैं, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे और फिर सवालों को सॉल्व करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी जैसी कंपनीज में पूछे गए हैं। अब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कभी कभी कंपनीज डायरेक्टली पूछ लेती हैं। तो स्टैक्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको एक किताबों का ढेर दिख रहा होगा जिसके अंदर किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई है। मान लेते हैं किताबों के अंदर डेटा जो है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। तो एक के ऊपर एक जब ये डेटा स्टोर होता है, यानी एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जब भी डेटा एक के ऊपर एक स्टोर होता है उसको हम स्टैक कहते हैं। स्टैक्स को हमने ऑलरेडी रिकर्जन के अंदर पढ़ा है। रिकर्जन के अंदर जो मेमोरी का स्टैक होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट स्टैक। इम्प्लिसिट स्टैक यानी जो मेमोरी ने या कंप्यूटर ने, प्रोग्राम ने खुद से बनाया, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जिस स्टैक की हम बात करेंगे वो है हमारा एक्सप्लिसिट स्टैक। एक्सप्लिसिट स्टैक को प्रोग्रामर्स, कोडर्स, हम लोग खुद से बनाएंगे। तो जब भी हमें जरूरत हो उसको एक्सप्लिसिट स्टैक लेकर हम बना लेते हैं। जब भी मेमोरी हमारे लिए बनाती है, जैसे रिकर्जन के टाइम पर, बैक ट्रैकिंग जब हम सीख रहे थे उसके टाइम पर, तो वो होता है इम्प्लिसिट स्टैक। अब स्टैक को रियल लाइफ में हमने बहुत बार देखा होगा और इग्नोर किया होगा। स्टैक का इंग्लिश में बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स का ढेर, यानी एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट्स रखी होती हैं, उसको इंग्लिश में स्टैक कहा जाता है। और डेटा स्ट्रक्चर वाला जो स्टैक है वो कहीं ना कहीं उसी इंग्लिश वाले वर्ड से डिराइव्ड है। जैसे हमने रियल लाइफ में किताबों का एक ढेर देखा होगा जिसके अंदर किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। जैसे जेई की जब हम तैयारी किया करते थे या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ा करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ऊपर 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 किताबें रख देते थे। इसके अलावा हम जब कैरम खेला करते थे तो गोटियों को क्या करते थे, एक के ऊपर एक रखते थे। या फिर बचपन में अगर हमें कभी सिक्के मिला करते थे तो फिर क्या करते थे, कॉइन्स को यानी सिक्कों को 5-5 के 3 सिक्के एक के ऊपर एक रखा करते थे, तो वो हो जाता था स्टैक ऑफ कॉइन्स। इसके अलावा स्टोन्स भी हम बचपन में गेम खेला करते थे जिसमें क्या करते थे, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा करते थे, बॉल मारते थे और भागते थे। अब उस गेम में भी पत्थरों का, वहां पर स्टोन्स का स्टैक बनता था। तो ये हमारे रियल लाइफ स्टैक्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे। इसके अलावा रोज किचन में जब रोटियां बनती हैं तो एक के ऊपर एक स्टैक ऑफ चपातीज, स्टैक ऑफ रोटीज बनता है, वो भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टैक से भरे पड़े हैं हमारी लाइफ के अंदर। और कोडिंग की भी बात करें तो बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं स्टैक्स जहां पर इंप्लीमेंट होते हैं, स्टैक्स जहां पर यूज होते हैं। अब स्टैक्स की जब बात करें तो हमेशा 3 ऑपरेशंस हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ये है हमारा पुश ऑपरेशन, हमारा पॉप ऑपरेशन और हमारा पीक ऑपरेशन। स्टैक को कोडिंग में कैसे विजुअलाइज करते हैं ये ऑलरेडी रिकर्जन के टाइम पर सीखे थे, यहां दोबारा सीख लेते हैं। स्टैक एक बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डेटा को एक एक करके स्टोर करा देते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला डेटा हमने स्टोर कराया 1, उसके बाद स्टोर कराया 2, उसके बाद स्टोर कराया 3। अब डेटा को जब बाल्टी में ऊपर से डालते हैं तो उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। पुश करना यानी किसी चीज को ऐड कर देना। पुश करने का मतलब है अपने स्टैक में हम डेटा को ऐड कर देते हैं। ऐड एक ही डायरेक्शन से कर सकते हैं, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन से। अब एक बार हमने पुश कर दिया और इस ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सही इंप्लीमेंटेशन में हमेशा बिग ऑफ 1 होगी, यानी सिंगल ऑपरेशन। उसके बाद एक आता है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप करना यानी ऊपर वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देना। अब ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत स्पेशल है जब भी हम स्टैक्स की बात करते हैं। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट स्टैक के अंदर टॉप कहलाता है। टॉप यानी सबसे ऊपर वाली चीज। अब जो बच्चे C++ बैकग्राउंड से आ रहे होंगे उनके लिए ये जो तीसरा ऑपरेशन है पीक, ये कुछ नहीं होता, उनके लिए सीधा टॉप ऑपरेशन ही होता है जो टॉप दे दे। लेकिन जावा के अंदर इस ऑपरेशन को हम पीक कहते हैं, इसको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉप की अगर बात करें तो पुश, पॉप, पीक 3 ऑपरेशंस अगर हम पढ़ते हैं, तीनों में ही हम हमेशा टॉप को एक्सेस कर रहे होते हैं, यानी टॉप वाले एलिमेंट को देख रहे होते हैं। तो पुश होगा तो भी टॉप पुश होगा, पॉप होगा यानी बाहर निकलेगा तो भी हमारे टॉप एलिमेंट पॉप होगा। और तीसरा आ जाता है पीक ऑपरेशन। पीक यानी झांकना। तो जब भी हमें झांक के देखना होगा स्टैक के अंदर सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, तो भी हम अपने स्टैक के टॉप को देखेंगे, यानी ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले इस 3 को हम देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑपरेशन जो है स्टैक का बेस बनाते हैं। तीनों ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 यानी सिंगल ऑपरेशन में रहती है। और क्योंकि अगर हमें पुश करना होता है तो हम टॉप पर पुश करते हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर यानी लीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। लीफो क्यों कहते हैं,
क्योंकि जो एलिमेंट स्टैक के अंदर लास्ट में ऊपर गया वो फर्स्ट में बाहर आएगा, यानी 3 सबसे लास्ट में डाला गया था और 3 सबसे पहले बाहर आएगा, तो इसीलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है। अब स्टैक की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टैक से पहले हमने काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े। इनमें से सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर था हमारा एरेस, उसके बाद हमने एरे लिस्ट भी पढ़ी, उसके बाद हमने लिंक लिस्ट भी पढ़ी। इन तीनों ही डेटा स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली यूज करके हम एक स्टैक बना सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि लिंक लिस्ट से जब हम स्टैक बनाते हैं तो वो इंप्लीमेंटेशन का कोड Amazon, ओयो जैसी कंपनीज ऑलरेडी पूछ चुकी हैं, तो इंप्लीमेंटेशंस भी काफी जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं अपने एरेस के साथ। एरे की खास बात यह होती है कि एरे का साइज फिक्स्ड होता है। अब ये कभी कभी उसके लिए बहुत अच्छी चीज भी होती है, कभी कभी उसके लिए बहुत नेगेटिव चीज भी होती है। स्टैक के केस में ये हल्की सी नेगेटिव चीज है। अगर हमें यहां पर एरे की हेल्प से एक स्टैक इंप्लीमेंट करना हो तो वो हमेशा एक फिक्स साइज का यानी n साइज का स्टैक होगा। हम n से ज्यादा डेटा उसके अंदर डाल ही नहीं सकते। अब स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो एरे के अंदर नॉर्मली एलिमेंट्स को डालते जाएंगे और जो आखिरी पोजीशन होगी इसको हमेशा हम अपना टॉप बना देंगे। तो जब भी पुश करना है इस टॉप के ऊपर पुश करना है, पॉप करना है इस टॉप को बाहर निकाल देना है, और पीक करना है तो इस लास्ट इंडेक्स यानी इस टॉप की वैल्यू को हम पीक करवा देंगे। पर एरे से स्टैक बनाएंगे तो उसके अंदर हमेशा चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टैक हमारा फुल है। अगर फुल है तो उसके अंदर और एलिमेंट्स डल नहीं सकते। तो एरे फिक्स साइज का होता है, स्टैक के अंदर सिर्फ n एलिमेंट्स आ पाते हैं, इसीलिए एरे से स्टैक को बनाना हम प्रेफर नहीं करते। फिर बढ़ जाते हैं हम अपने एरे लिस्ट की तरफ। एरे लिस्ट तो वेरिएबल साइज का होता है, तो यहां पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमारा लिंक लिस्ट भी वेरिएबल साइज का होता है, तो यहां पर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इन दोनों को यूज करके हम एक बहुत अच्छा खासा स्टैक बना सकते हैं। एरे लिस्ट में स्टैक को कैसे बनाएंगे? हम ऑलरेडी जानते हैं एरे लिस्ट इंटरनली क्या होता है, एक एरे ही होता है जिसका जैसे ही साइज भर जाता है वैसे ही हम एक और उसके पीछे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसे एरेस की तरह इंप्लीमेंट करेंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा टॉप। पर जैसे ही और एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे और ये भर जाएगा, यानी यहाँ पर 4, 5, 6 आ गए और टॉप यहाँ पर आ गया, वैसे ही हम एक और बड़े साइज का एरे ले आएंगे, इन सबको कॉपी कर देंगे और उसमें क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और यहां से हमारा टॉप शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम एरे लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो लिंक लिस्ट में स्टैक को हम हेड से इंप्लीमेंट करते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास काफी सारे हमारे नोड्स होते हैं, जैसे यहां पर ये नोड नंबर 1, यहां पर नोड नंबर 2, यहां पर नोड नंबर 3, सारे एक के बाद एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं और ये बन जाता है हमारा हेड। अब ये जो हेड है ये है हमारा टॉप इस लिंक लिस्ट के अंदर। ऐसा क्यों? हमें पता है लिंक लिस्ट के अंदर पुश को भी O(1) में करना पड़ता है, पॉप को भी O(1) में करना पड़ता है, पीक को भी O(1) में करना पड़ता है, और लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ हेड ऐसा एलिमेंट है जिसको देखने के लिए हमें बिग O(1) का ऑपरेशन लगाना पड़ता है। अगर हेड को डिलीट करना है तो बिग O(1), अगर हेड को चेंज करना है तो बिग O(1), और हेड की वैल्यू देखनी है तो भी बिग O(1). तो इन तीनों केसेस को हमारा सिर्फ लिंक लिस्ट का हेड सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारे जो स्टैक का टॉप होगा वो हमेशा हमारे लिंक लिस्ट का हेड बनेगा। और यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है जब भी हम इन कंपनीज के टेस्ट में बैठ रहे हैं और हमसे पूछ लिया कि लिंक लिस्ट की हेल्प से आपको स्टैक बनाना है। तो इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया। सबसे एफिशिएंट क्या निकले हमारे लिए, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। अब इन्हीं दोनों का हम कोड करके देख लेंगे कि एक्चुअली कोड से कैसे हम अपना स्टैक बना सकते हैं। अब सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे एक स्टैक को एक एरे लिस्ट की फॉर्म में। तो यहां पर एक क्लास बनाएंगे जिसको स्टैटिक क्लास बनाएंगे और इसको नाम हम देंगे स्टैक। इस स्टैक क्लास के अंदर एक एरे लिस्ट को क्रिएट करेंगे, स्टैटिक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमारा डेटा इंटीजर्स की फॉर्म में हम स्टोर कराएंगे। इसको नाम हमने दिया है लिस्ट और इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट को यूज करने के लिए एक पैकेज हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.util से एरे लिस्ट। अब स्टैक को क्रिएट करने के लिए हमें 4 फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, पुश, पॉप, पीक। इसके साथ साथ एक और फंक्शन होता है इज एम्प्टी करके। इज एम्प्टी क्या बताता है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है। तो सबसे पहले इज एम्प्टी से ही शुरुआत करते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज एम्प्टी। तो जब भी स्टैक हमारा खाली होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहां से रिटर्न करवा देंगे लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू 0 को।
तो जब भी लिस्ट का साइज 0 है मतलब हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वहां पर रिटर्न हो जाएगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न होगा फॉल्स। अब अपने मेजर फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं जो है हमारा पुश फंक्शन। पुश को इंप्लीमेंट करने के लिए फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश। पुश के अंदर पास कर देंगे वो डेटा जिसको हमें अपने एरे लिस्ट के अंदर या फिर अपने स्टैक के अंदर एंटर कराना है, और लिस्ट में ऐड कर देंगे उस डेटा को डॉट ऐड फंक्शन से। अब लिस्ट का जो डॉट ऐड फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के आखिरी इंडेक्स पर अपने डेटा को ऐड कर देता है। तो यह ऑटोमेटिकली क्या हुआ, स्टैक के टॉप पर हमारा जो डेटा है वो ऐड हो गया। उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे पॉप फंक्शन को, पब्लिक स्टैटिक इंट पॉप। अब पॉप फंक्शन हमारे डेटा को डिलीट कर देता है अपने स्टैक से, लेकिन यहां पर इंट हमने रिटर्न टाइप दिया है क्योंकि उस डेटा को डिलीट करने से पहले हम स्टोर कर लेते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। जो भी डेटा डिलीट होता है वो पॉप से रिटर्न होता है डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन में। तो यहां पर सबसे पहले अपने टॉप को निकाल लेंगे, इंट टॉप। टॉप क्या है हमारा, जो एरे लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू है वो है हमारे स्टैक का टॉप। तो यहां से लेंगे लिस्ट डॉट गेट। गेट फंक्शन बिग ऑफ 1 यानी सिंगल ऑपरेशन में काम करता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ जाएगी। और यहां लिखेंगे अपने लिस्ट का लास्ट इंडेक्स यानी लिस्ट डॉट साइज -1। टॉप हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन यूज करेंगे और लास्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड जो भी वैल्यू है उसको ये कर देगा रिमूव। लास्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू को जब भी हम रिमूव करते हैं रिमूव ऑपरेशन की फॉर्म में, तो वो भी एक बिग ऑफ 1 का ऑपरेशन होता है यानी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है। तो यहां से अब रिटर्न कर देंगे हम अपने टॉप को। तो ये हमने पॉप को इंप्लीमेंट कर लिया है। टॉप को सबसे पहले निकाल लिया, फिर टॉप को रिमूव कर दिया, फिर टॉप को रिटर्न कर दिया। अब इंप्लीमेंट करेंगे अपना पीक ऑपरेशन, पब्लिक स्टैटिक इंट पीक। पीक को इंप्लीमेंट करने हमेशा पॉप को इंप्लीमेंट करने से आसान होता है क्योंकि यहां पर हमें कुछ डिलीट ही नहीं करना, सिर्फ टॉप निकालना है और उसको रिटर्न करना है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट हम यहां से कॉपी कर लेंगे टॉप निकालने वाली और यहां पर लिख देंगे रिटर्न। तो डायरेक्टली हमारा टॉप रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से। इसको कर लेते हैं सेव। हमने अपने स्टैक के अंदर अपने isEmpty को इंप्लीमेंट कर लिया, पुश को इंप्लीमेंट कर लिया, पॉप को इंप्लीमेंट कर लिया और पीक को इंप्लीमेंट कर लिया। अब मेन फंक्शन के अंदर स्टैक बनाएंगे एक, स्टैक s इज इक्वल टू न्यू स्टैक, और इस स्टैक के अंदर सबसे पहले एक एक करके एलिमेंट्स को पुश करेंगे। तो s डॉट पुश 1, s डॉट पुश 2, s डॉट पुश 3। अब एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी जब तक इज एम्प्टी हमें ट्रू नहीं दे देता, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप से एक एक करके एलिमेंट्स को पीक करेंगे अपने स्टैक में, उनको प्रिंट करवाएंगे और फिर उसको डिलीट कर देंगे। तो system.out.println s डॉट पीक और नेक्स्ट लाइन में s डॉट पॉप। तो एलिमेंट्स को झांक लेंगे, प्रिंट करवा देंगे, फिर डिलीट कर देंगे और ये तब तक करेंगे जब तक स्टैक हमारा खाली नहीं हो जाता। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। आउटपुट हमारे पास जो आया है दैट इज 3 2 1। इसको एक बार देख लेते हैं कि इंप्लीमेंट एक्चुअली हुआ कैसे। जब हमने एरे लिस्ट से स्टैक को बनाया तो हमने कुछ इस तरीके का एरे लिस्ट इमेजिन किया होगा जिसके अंदर हमने 1 2 3 करके एलिमेंट्स डाले और ये हो गया हमारा टॉप। अब इसी को एक स्टैक की फॉर्म में विजुअलाइज करें यानी बाल्टी की फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा होगा जिसमें सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और ये बन गया हमारा टॉप। अब जब हमने 1 2 3 एलिमेंट्स डाले तो वो बाहर आएंगे लीफो फैशन में, यानी उल्टे होकर, रिवर्स होकर। तो 3 लास्ट में गया था तो 3 सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 3 आएगा तो 3 आउटपुट में, फिर 2 आएगा तो 2 आउटपुट में, फिर 1 आएगा तो 1 आउटपुट में। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 3 2 1 विच इज सेम एज जो आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है। अपने इस एरे लिस्ट के कोड में हमें एक कॉर्नर केस भी ऐड करना है। वो ये कॉर्नर केस है कि पॉप करते टाइम अगर हमारी एरे लिस्ट खाली हुई, हमारा स्टैक खाली हुआ, तो हमें क्या करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली -1 यानी नेगेटिव नंबर ये दिखा रहा है कि स्टैक खाली है। स्टैक के अंदर क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हम डाल सकते हैं तो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो अगर इज एम्प्टी जो है वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1
जो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा स्टैक खाली है। अब ये सेम चीज हम पीक में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि पीक में भी अगर स्टैक खाली है तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि टॉप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में भी -1 को रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से जब भी स्टैक खाली होगा तब हमारे पास एक कंडीशन होगी जो इंप्लीमेंट हो सकती है। अब इंप्लीमेंट करेंगे एक स्टैक को एक लिंक लिस्ट की हेल्प से। ये क्वेश्चन कंपनीज में आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है। सबसे पहले हमने जो स्टैक क्लास बनाई थी एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट करते टाइम, उसी का हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और बाकी अंदर वाली सारे फंक्शंस को कर देंगे डिलीट। तो इस स्टैक क्लास की हेल्प से स्टैक को बनाया जाएगा। सबसे पहले एक और क्लास बना लेते हैं जिसको नाम देंगे हम नोड। ये नोड क्लास क्या करेगी? ये नोड क्लास बनेगी हमारी लिंक लिस्ट के सारे नोड्स, यानी लिंक लिस्ट के नोड्स को नोड क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस नोड के अंदर स्टोर करेंगे अपना इंट डेटा, साथ के साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर डेटा को हर बार पास करेंगे। तो दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड दिस डॉट नेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देंगे नल के साथ, यानी खाली है शुरुआत में। तो ये बन गई नोड क्लास। स्टैक क्लास के अंदर सबसे पहले एक नोड बनाएंगे लिंक लिस्ट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोड होता है, यानी हमारा हेड नोड। तो इसे भी स्टैटिक टाइप का बनाएंगे ताकि सारे फंक्शंस में एक्सेस कर सकें। स्टैटिक नोड हेड, इनिशियलाइज इसको कर देंगे हम नल के साथ। अब सबसे पहले वही सारे फंक्शंस हम इंप्लीमेंट करेंगे दोबारा। इज एम्प्टी से शुरू करते हैं। पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज एम्प्टी। अगर हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल है, तो मतलब लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, उस केस में हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है यानी खाली है, तो वहां पर रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सबसे पहले हम मेजर फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं विच इज पुश फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश, पुश के अंदर आएगा हमारे पास डेटा। अब एक स्टैक को जब भी इंप्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से, तो उसमें पुश करने का मतलब होता है अपने हेड को रिप्लेस कर देना। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी लिंक लिस्ट के 2 नोड्स हैं, तो ऑलरेडी हमारी लिंक लिस्ट में स्टोर्ड है हमारे पास 1, 2 और ये है हमारा करंट हेड। तो जब भी हम एक नई नोड लेकर आएंगे तो सबसे पहले नई नोड बना लेते हैं। ये बन जाएगी हमारी नोड 3। इस नोड को हम अपने स्टैक के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब हमें पता है कि स्टैक का जो टॉप है वो लिंक लिस्ट का हेड है, यानी ये हेड भी है और ये स्टैक का टॉप भी है। तो हमें इस हेड को, इस टॉप को रिप्लेस करना है अपने नए नोड से। तो लिंक लिस्ट के अंदर हेड को हटाकर दूसरा हेड लाने का क्या प्रोसेस रहता है? हम सबसे पहले इस नए नोड के नेक्स्ट को बना देंगे हेड। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसमें स्टोर करवा देंगे अपने हेड की वैल्यू को, और उसके बाद क्या करेंगे, इस नए नोड को बना देंगे अपना नया हेड, यानी इसे हेड बना देंगे और यहां से अपना हेड पॉइंटर हटा देंगे। तो यही हेड बन जाएगा, यही टॉप बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहेगा अपने हेड को रिप्लेस करने का। इसके कोड के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारा स्टैक जो है वो खाली है। अगर स्टैक खाली है फिर तो हम डायरेक्टली हेड को ही अपना नया नोड बना सकते हैं। तो अगर हमारा जो स्टैक है इज एम्प्टी अगर ट्रू हो जाए तो उस केस में हेड जो है वो नया नोड बन जाएगा। इस नए नोड को भी यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ डेटा। स्टैक खाली है तो हेड बन गया नया नोड और यहीं से कर जाएंगे हम रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है, यानी दूसरे केसेस में हम सबसे पहले नए नोड के नेक्स्ट को बनाएंगे हेड, और हेड में स्टोर करवा देंगे अब नए नोड की वैल्यू को, और यहां से कर जाएंगे रिटर्न। तो आई होप ये क्लियर होगा कि नए नोड का नेक्स्ट पहले हेड बनेगा, फिर हेड में नए नोड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे फंक्शन से। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे अपने पुराने हेड को। अब नेक्स्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने पॉप फंक्शन को। पॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इंट पॉप। अब पॉप के अंदर भी सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में कुछ है ही नहीं पॉप करने के लिए। उस केस में डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे -1, जो रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ भी नहीं है स्टैक में। और अगर स्टैक खाली नहीं है तो उस केस में हम हेड को हटा देंगे,
अगले नोड को हेड बना देंगे और हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड क्या रहेगा, int top इज इक्वल टू हेड डॉट डेटा, और हेड बन जाएगा हेड का नेक्स्ट, और रिटर्न हम कर देंगे अपने टॉप को। एक बार समझते हैं यहां पर एक्चुअली हुआ क्या। हमारे पास शुरुआत में एक लिंक लिस्ट थी जो कुछ ऐसी दिख रही थी, जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स थे हमारे पास। डेटा में स्टोर्ड था 1 2 3 और 3 था हमारा हेड। अब अगर हमें पॉप कराना है अपनी लिंक लिस्ट से, तो शुरुआत में क्या करेंगे, अपने इस हेड का जो नेक्स्ट है यानी ये वैल्यू, इसे हम बना देंगे अपना नया हेड, और इसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे अपने टॉप में, और इसे करा देंगे हम रिटर्न। तो इसे हमने रिटर्न करा दिया और हेड बन गया हमारे हेड का नेक्स्ट, यानी हेड के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है अब वो हेड के नेक्स्ट की यानी 2 की वैल्यू स्टोर्ड है, और रिटर्न हमने करा दिया 3 को जो था हमारा टॉप। तो कुछ इस तरीके से हमने पॉप करा दिया है। अब पीक को इंप्लीमेंट कराएंगे, और पीक को इंप्लीमेंट कराना है सबसे आसान। पीक के लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इंट पीक। अगर एम्प्टी है तो उस केस में कुछ भी नहीं पीक कर सकते, नहीं तो हम हमेशा रिटर्न कर देंगे अपने हेड के डेटा को। तो हेड का जो डेटा है दैट इज आर टॉप ऑफ द स्टैक। तो कुछ इस तरीके से हमने पीक भी इंप्लीमेंट कर लिया, पॉप भी कर लिया है, पुश भी कर लिया है, और इज एम्प्टी भी कर लिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी स्टैक तो बनाया था ही, स्टैक क्लास थी, 1 2 3 को पुश किया था, और एक एक करके पीक कर रहे थे, पॉप करा रहे थे। इसी कोड को सेव कर लेते हैं और रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट कितना सही होगा। आउटपुट में हमारे पास आया है 3 2 1। तो प्रोसेस क्या रहा होगा, लिंक लिस्ट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या होगा इंटरनली। सबसे पहले हमने ऐड किया था एलिमेंट नंबर 1 को, तो हेड था शुरुआत में खाली, तो उसने क्या किया, एक नई नोड बनाई जिसके अंदर 1 को स्टोर कर लिया, इसको बना दिया अपना हेड। उसके बाद एक दूसरी नोड आई, नोड के अंदर वैल्यू थी 2, इसको हमें कराना था पुश, तो 2 के नेक्स्ट ने 1 को पॉइंट किया, ये हेड से हट गया और ये बन गया हमारा नया हेड। उसके बाद एक नई नोड आई, इसके अंदर हमने स्टोर कराया डेटा 3 को, 3 के नेक्स्ट को हमने पॉइंट करा दिया हेड की तरफ, हेड को हटाकर 3 को बना दिया हमने नया हेड। अब पॉप कराने के लिए एक एक करके इनको बाहर निकालेंगे, यानी यहां से 2 बन जाएगा हमारा नया हेड। इस कनेक्शन को हम ब्रेक कर देंगे और 3 को हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद 1 बन जाएगा हमारा नया हेड, इस कनेक्शन को हम ब्रेक कर देंगे और 2 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद नल बन जाएगा हमारा नया हेड, 1 को हम प्रिंट करवा देंगे और 3 2 1 होगा हमारा आउटपुट। अब एक स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स की हेल्प से। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स ना वो देवता टाइप चीज है जावा के अंदर, जो सारी चीजों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कर देती है। इसी कोड को अगर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर अपनी java.util. सारी क्लासेस इंपोर्ट कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से सारे स्टैक क्लास को हम हटा देते हैं और एक सिंगल लाइन का चेंज होगा मेन फंक्शन के अंदर, और उसी सिंगल लाइन से पूरा का पूरा हमारा स्टैक बन जाएगा। क्या करेंगे, यहां पर इस लाइन को कमेंट आउट करके लिखेंगे स्टैक ऑफ इंटीजर्स हमें बनाना है, जिसका नाम होगा s। इसे बनाएंगे न्यू स्टैक। बस स्टैक के अंदर ये सिंगल लाइन चेंज करनी है और हमने अपना पूरा स्टैक बना लिया है JCF की हेल्प से। अब यहां पर एक एक करके पुश कर लिया। सेम ऑपरेशंस पुश के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। इज एम्प्टी भी होता है, पीक भी होता है और पॉप भी होता है। अब इस कोड को सेव कर लेते हैं, इसी कोड को रन कर लेते हैं और अपना आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हमारे पास आया 3 2 1, जो कि सेम आउटपुट है चाहे हमने एरे लिस्ट से इंप्लीमेंट किया हो या लिंक लिस्ट से। पर ये सबसे इजी इंप्लीमेंटेशन है जब भी हम स्टैक को इंप्लीमेंट करें। तो अगर हमें प्लेसमेंट के लिए इंप्लीमेंट करना है या हमें इंटरव्यूज के लिए इंप्लीमेंट करना है, कोडिंग टेस्ट वगैरह के लिए या फिर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हम देते हैं उनके लिए इंप्लीमेंट करना है, तो स्टैक की जब तक हमसे डीप कोर इंप्लीमेंटेशन ना पूछी जाए तब तक हम शॉर्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो इसी तरीके से हमें छोटे में इंप्लीमेंट करना है जब भी हम सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। अब सॉल्व करते हैं अपना स्टैक्स के अंदर पहला सवाल। ये सवाल Amazon के अंदर आया हुआ है तो काफी ध्यान से पढ़ रहे होंगे। सवाल है पुश एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो जब भी अभी तक हमने स्टैक की बात की है, पुश कहां होता है, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे। यानी
अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैक है तो उसके अंदर एलिमेंट्स अगर हमें ऐड करने होते हैं तो नया एलिमेंट हमेशा टॉप पे पुश होता है। लेकिन ये सवाल हमें कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ एलिमेंट्स होंगे स्टैक के अंदर, जैसे 1 2 3, तो आपको अगर एक नया एलिमेंट दिया जाएगा जो होगा 4, तो उसको पुश कहाँ करना है? पुश करना है उसको बॉटम पे, और ऊपर वाला जो स्टैक होगा वो वैसे का वैसा रहेगा। तो यहां पर हमारा नया एलिमेंट 4 बॉटम पे पुश हो गया। इस सवाल को करने के काफी तरीके हो सकते हैं। यहां जो हम तरीका यूज करेंगे वो होगा रिकर्जन का, जिसमें हमें बिग O ऑफ n टाइम लगने वाला है, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इस सवाल को कर रहे होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज किए हुए। इस सवाल को एक्स्ट्रा स्टैक बनाकर भी सॉल्व किया जा सकता है, एक्स्ट्रा एरे लिस्ट ऐसे डेटा स्ट्रक्चर से भी सॉल्व किया जा सकता है। हम बिना एक्स्ट्रा मेमोरी के करेंगे और लीनियर टाइम में। इसको यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज करेंगे जिसको हम नाम देते हैं रिकर्जन। रिकर्जन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम स्टैक की बात करते हैं ना, तो काफी सारे सवाल जो है रिकर्जन की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो रिकर्जन और स्टैक काफी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, हम कह सकते हैं। इसको हल्का सा समझते हैं। मान लीजिए हमें एक स्टैक गिवन है, इस स्टैक के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब हमारे लिए 4 को बॉटम पे पुश करना तब ज्यादा आसान होगा जब हमारे पास कम एलिमेंट्स होंगे। यानी अभी अगर हमें बॉटम पे पुश करना हो तो हमें 3 का भी ध्यान रखना है, 2 का भी ध्यान रखना है, 1 का भी ध्यान रखना है। पर हम तो चाहते हैं कि हम ज्यादा चीजों का ध्यान ना रखें। तो अगर सिर्फ 1 और 2 होते और 3 को हम स्टैक से बाहर निकाल देते तो 4 को पुश करना ज्यादा आसान हो जाता। अब हमें सिर्फ 2 का ध्यान रखना है और 1 का ध्यान रखना है। अब स्टैक को और छोटा कर दिया जाए, यानी स्टैक में सिर्फ 1 हो और 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया और 3 को भी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें पुश करना है 4 को, तो और ज्यादा आसान हो गया। अब एक और सबसे आसान केस ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा स्टैक खाली है। इसमें हमने 1 2 3 तीनों बाहर निकाल दिए हैं और सिर्फ 4 है हमारे पास। अब 4 को स्टैक के अंदर पुश करना सबसे आसान है, क्योंकि खाली स्टैक के अंदर 4 को अगर हम पुश करें तो वो बॉटम पे ही पुश होगा ना, क्योंकि टॉप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस 4 को पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर बॉटम पर। तो ये हो गया पुश एट बॉटम। पर अब मेन काम बचता है। मेन काम है बाकी के सारे एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में वापस डालना। तो उसको वापस डालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से सेम चीज करेंगे। सबसे पहले पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर जिसको हमने लास्ट में निकाला था, यानी 4 तो नीचे है ही, लास्ट में हमने निकाला था 1 को, तो 1 को पुश कर दिया। उसके बाद बारी आई हमारे 2 की, तो स्टैक के अंदर 4 तो था ही, 1 भी था, 2 को भी पुश कर दिया। अब बारी आई 3 की। अब स्टैक के अंदर 4 भी था, 1 भी था, 2 भी था, और अब पुश कर दिया हमने 3 को। तो कुछ इस तरीके से इस फाइनल स्टैक को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर सबसे नीचे पुश हो गया है 4, फिर 1 2 एंड 3 अपने सेम पोजीशंस में। तो कुछ इस तरीके से हम एक एक करके एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, फिर एक एक करके एलिमेंट्स को अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरीके का जब भी हम फ्लो देखते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, तो हमें याद आती है अपने दोस्त की जिसका नाम हुआ करता था रिकर्जन। रिकर्जन में यही चीज होती है, जो चीज पहले निकलती है वो चीज बाद में डलती है, जो चीज बाद में निकलती है वो चीज पहले डलती है। अब रिकर्जन को भी एक स्टैक की फॉर्म में विजुअलाइज कर लेते हैं। ये वो स्टैक नहीं है जिसकी अभी हमने बात की, वो एक अलग स्टैक है जिसके अंदर 1 2 3 पहले से स्टोर्ड है और 4 को हमें इसके अंदर ऐड करना है। ये वाला जो स्टैक है ये है हमारा इम्प्लिसिट स्टैक जो हमारे रिकर्जन कॉल्स को स्टोर करता है। इस स्टैक के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहले लेवल पर हम निकाल लेंगे 3 को, यानी इस 3 को। दूसरे लेवल पर हम निकाल लेंगे अपने 2 को, यानी इस 2 को। तीसरे लेवल पर हम निकाल लेंगे अपने 1 को, यानी इस 1 को। उसके बाद आ जाएगा वो लेवल जब हमारा स्टैक खाली है। जैसे ही स्टैक खाली हुआ वैसे ही हम एक खाली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे 4 को। तो यहां पर पुश कर दिया हमने 4 को। उसके बाद एक लेवल नीचे गए, अब 4 को पुश कर दिया अपने स्टैक में। उसके बाद पुश करेंगे उस एलिमेंट को जिसको हमने निकाला था, यानी 1 को, तो 1 यहां पर आ गया। उसके बाद एक लेवल नीचे जाएंगे, जिसको निकाला था उसी को पुश कर दिया, 2 को पुश कर दिया, 2 को स्टैक में डाल दिया। उसके बाद एक लेवल और नीचे जाएंगे, 3 को निकाला था, 3 को पुश कर दिया, 3 को सबसे ऊपर ले आए स्टैक में, और ये बन गया हमारा फाइनल स्टैक जिसके अंदर 4 1 2 3 है और 4 हमारा बॉटम पे पुश हो गया है। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। रिकर्जन के अंदर
ऊपर जाते हुए स्टैक के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, नीचे आते हुए स्टैक के एलिमेंट्स को दोबारा से ऐड करेंगे। इसका कोड में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। यहां पर हमने यूटिलिटी जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का। इसके अंदर पुश कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स को 1 2 3। अब एक फंक्शन बना लेते हैं पुश एट बॉटम। पुश एट बॉटम के अंदर पास करेंगे अपने स्टैक को और जिस भी डेटा को पुश करना है। यहां हमें पुश करना है 4 को, और इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश एट बॉटम स्टैक इंटीजर s, साथ के साथ हमारा डेटा। अब स्टैक में हमने देखा था हर लेवल पर क्या करना है, ऊपर जाते हुए एलिमेंट्स को रिमूव करना है। रिमूव करके स्टोर कर लेंगे इनको। टॉप को स्टोर कर लेते हैं s डॉट पॉप करके। उसके बाद अगले लेवल के लिए कॉल लगानी है, तो पुश एट बॉटम दोबारा से कॉल करेंगे, जिसके अंदर पास कर देंगे अपने s को और अपने डेटा को। और वापस आते हुए क्या करना है, अपने स्टैक से जो एलिमेंट हमने निकाला था उसको वापस पुश कर देंगे, यानी s डॉट पुश अपना टॉप। और एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें सारा का सारा स्टैक खाली हो जाएगा, यानी जब हमारा s इज एम्प्टी, उस केस में हम s में पुश कर देंगे अपने डेटा को यानी 4 को, और यहां से कर जाएंगे रिटर्न। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पुश एट बॉटम फंक्शन रिकर्जन की हेल्प से। स्टैक अगर एम्प्टी है तो अपने डेटा को डायरेक्टली पुश कर देना और रिटर्न कर जाना है, नहीं तो ऊपर जाते जाते टॉप को स्टोर कराएं, फिर अगले लेवल के लिए कॉल, फिर वापस आते हुए पुश कर दें वापस से अपने टॉप को अपने स्टैक के अंदर। अब वेरीफाई कर लेते हैं एक लूप चलाकर। तब तक लूप को चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। एक एक करके एलिमेंट्स को करवा देंगे पॉप। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आउटपुट हमारे पास आया है 3 2 1 एंड एंड में आया 4। एंड में क्यों आया 4? क्योंकि 4 जो है स्टैक के बॉटम में चला गया था। तो सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और क्योंकि 4 को हमने बॉटम पे पुश किया था तो लास्ट में हमारा 4 निकल कर आएगा स्टैक से। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। स्टैक के दूसरे सवाल में हमारे पास दिया है रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक, यानी एक स्ट्रिंग हमें दी होगी, उसको स्टैक की हेल्प से हमें रिवर्स करना है। ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, एडोबी, अमेजॉन, पेटीएम जैसी कंपनीज में आ चुका है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग ABC को अपने इनपुट में डाला और आउटपुट में हमारे पास आनी चाहिए CBA, और इसको हमें रिवर्स करना है एक स्टैक की हेल्प से। अब स्टैक की सबसे खूबसूरत और सबसे खास बात ये होती है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स जिस भी ऑर्डर में डलते हैं उससे उल्टे ऑर्डर में वापस निकलते हैं। यानी एक स्टैक के अंदर अगर मैंने 1 2 3 डाल दिया, यानी डाला था 1 फिर 2 फिर 3, तो अगर पॉप किया जाएगा तो सबसे पहले 3 निकल कर आएगा, फिर 2 निकल कर आएगा, फिर 1 निकल कर आएगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये 1 2 3 रिवर्स हो गया है पूरा का पूरा। तो जब भी एलिमेंट्स को रिवर्स करना हो ना, सिंपली स्टैक के अंदर डाल दें और फिर निकालते टाइम वो पूरी की पूरी चीज रिवर्स होकर निकलेगी। यही सिंपल ब्यूटीफुल चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपली क्या करना है, एक स्टैक बनाना है। इस स्टैक के अंदर एक एक करके अपने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को, कैरेक्टर्स को डाल देंगे। यानी सबसे पहले डालेंगे अपने A को, फिर डालेंगे अपने B को, फिर डालेंगे अपने C को। अब एक एक करके इनको पॉप कराएंगे। पॉप कराने के लिए सबसे पहले निकलेगा हमारा C, फिर निकलेगा हमारा B, तो B को C के बाद रख देंगे, फिर निकलेगा हमारा A, तो A को B के बाद रख देंगे। इस तरीके से हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो गई थी ABC अब बन गई है CBA। इसी पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन का सिर्फ हमें कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग करके। इसके अंदर हम पास कर रहे होंगे एक स्ट्रिंग str जिसका हमें रिवर्स करना है, और वापस से इसी str में उसके रिवर्स फॉर्म को हम स्टोर करा देंगे। शुरुआत में क्या करना है, एक स्टैक ले लेंगे। स्टैक को कैरेक्टर टाइप का लेंगे क्योंकि कैरेक्टर स्टोर करवाने वाले हैं स्टैक के अंदर। नाम देंगे इसको S न्यू स्टैक। अब एक इंडेक्स भी ले लेते हैं जो दिखाएगा कि स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स पर है।
तो जब तक हमारा जो इंडेक्स है दैट इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ, यानी 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक सारे के सारे कैरेक्टर्स पर एक एक करके जाएंगे और उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपने स्टैक में पुश कर देंगे str.char at index, और यहां कर देंगे इंडेक्स को प्लस प्लस। यहां क्या हुआ, इंडेक्स हमने बना लिया। जब तक इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ से छोटा है तब तक स्टैक में उसको पुश करेंगे और इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस। अब अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम एक नई रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो नई रिजल्टेंट या तो हम स्ट्रिंग बना सकते हैं या टाइम बचाने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर बना सकते हैं। तो यहां पर स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर होगा हमारा रिजल्ट, इसको न्यू स्ट्रिंग बिल्डर से इनिशियलाइज कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। हमें पता है ये स्ट्रिंग बिल्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या इसके ऑपरेशन होते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक एक करके अब अपने स्टैक से अपने कैरेक्टर्स को बाहर निकालेंगे। कैरेक्टर्स को बाहर निकालेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देंगे, कैरेक्टर बाहर निकालेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देंगे। तो इस तरीके से स्टैक से तब तक कैरेक्टर्स को बाहर निकालेंगे जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो while s डॉट इज एम्प्टी, यहां पर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके कैरेक्टर्स को बाहर निकालेंगे। इसे हम ले लेते हैं car current इज इक्वल टू s डॉट पॉप, और इस कैरेक्टर को अपेंड करा देंगे अपने रिजल्ट में। स्ट्रिंग बिल्डर के लिए अपेंड फंक्शन होता था जो एंड में, लास्ट में ऐड कर देता है, अपेंड करंट। तो इस तरीके से रिजल्ट के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स उल्टे यानी रिवर्स फैशन में स्टोर हो गए हैं। लास्ट में स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा देंगे अपने रिजल्ट को, रिजल्ट डॉट टू str टू स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग का टाइप अलग अलग होता है, तो स्ट्रिंग बिल्डर की वैल्यू को जब स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं तो टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। या फिर इसे स्टोर कराने की जगह यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कर देंगे रिटर्न, और यहां पर दे देते हैं रिटर्न टाइप को हम एज स्ट्रिंग। तो मेन फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग बनाएंगे str जिसमें स्टोर करा देंगे abc, और str, और फिर कॉल करेंगे अपना रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन जिसमें पास करेंगे str, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे और प्रिंट करवा देंगे अपने रिजल्ट को। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। रन करके हमारे पास आउटपुट आया है CBA, यानी हमारी जो स्ट्रिंग थी वो पूरी रिवर्स हो गई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें यहां लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। रन करके हमारे पास आया हेलो वर्ल्ड का कंप्लीटली रिवर्स फॉर्म। तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग को या एक नंबर को हम रिवर्स कर सकते हैं एक स्टैक की हेल्प से। तो अगला सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स अ स्टैक। सवाल कुछ ऐसा है कि हमें इनपुट में एक स्टैक दिया होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर्ड होंगे, जैसे 1 2 3। ये हो गया हमारा इनपुट स्टैक। हमारा आउटपुट स्टैक वही सेम स्टैक होना चाहिए, बस इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाए। यानी ऊपर अगर 3 था तो अब 3 नीचे आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली रिवर्स हो गए हैं, स्टैक हमारा रिवर्स हो गया है। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे सिंपल तरीका होगा कि हम एक नया स्टैक ले लें। अब एक एक करके पुराने स्टैक के एलिमेंट्स को बाहर निकालें और नए स्टैक के अंदर डालते चले जाएं। तो एक एक करके जैसे ही एलिमेंट्स आएंगे वो इस स्टैक में कंप्लीटली उल्टे ऑर्डर में जाकर ऐड हो रहे होंगे। तो इस तरीके से 3 2 1 हमें रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा और इस नए स्टैक को हम एज आउटपुट स्टैक रिटर्न कर दें। पर इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर ली। एक्स्ट्रा मेमोरी कैसे यूज की, इस नए स्टैक को बनाने में हमें लगी एक्स्ट्रा मेमोरी। इसीलिए हम जिस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे उसमें लगेगा हमें बिग ऑफ एन टाइम विद कांस्टेंट मेमोरी। यानी हम कोई एक्स्ट्रा स्टैक नहीं बनाएंगे, हम कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करेंगे इन फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, एरेज या किसी भी और फॉर्म में। तो जब भी हमें स्टैक के ऊपर कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने होते हैं जिसमें डेटा पे मॉडिफिकेशन हो रहा होता है, तो यूजुअली काफी सारे सवालों में क्या टेक्निक रहती है, अगर हम एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर पा रहे तो फिर हम रिकर्जन को यूज कर रहे होते हैं। जैसे पिछले कुछ सवालों में हमने रिकर्जन को यूज किया, वैसे ही उसको यहां भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, काफी सिंपल अप्रोच रहेगी। रिकर्जन के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं।
जैसे हमारी प्रॉब्लम अभी है कि हमें एक गिवन है स्टैक जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट स्टोर्ड हैं और हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को करना है रिवर्स। अब हमारे लिए 3 एलिमेंट्स वाले स्टैक को रिवर्स करना जितना मुश्किल होगा उससे थोड़ा सा कम मुश्किल होगा एक 2 एलिमेंट वाले स्टैक को रिवर्स करना। यानी अगर हम इस स्टैक को रिवर्स करना चाहें जिसमें सिर्फ 1 और 2 है, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, तो इसको रिवर्स करना ज्यादा आसान होगा। अब इसके भी कंपैरिजन में और ज्यादा आसान होगा इस स्टैक को रिवर्स करना जिसमें सिर्फ 1 है और जिसमें से हमने 2 को बाहर निकाल लिया है। इससे भी ज्यादा रिवर्स करना आसान पता है क्या होगा, एक खाली स्टैक। खाली स्टैक को रिवर्स करना आसान होगा सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑलरेडी रिवर्स्ड स्टैक है। अब क्या करना है, वापस से इन एलिमेंट्स को अपने स्टैक के अंदर डाल देना है। पर इन एलिमेंट्स को हम इस तरीके से वापस डालेंगे कि हमारी जो एलिमेंट्स है ना वो रिवर्स्ड ऑर्डर में डलते जाएं। तो हम पहले क्या करते थे, हम यूजुअली पुश करते थे एट टॉप, पर अगर हम हर एक सिंगल एलिमेंट को बॉटम पर पुश करते निकल जाएं तो फिर क्या होगा, उससे जिस ऑर्डर में उनको पुश होना चाहिए उससे तो वो ओरिजिनल ऑर्डर में चले जाएंगे, पर अगर हम पुश एट बॉटम कर दें तो फिर वो रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें पुश बैक करना होगा वापस से 1 को, तो 1 को बॉटम पे हम पुश करेंगे, टॉप पे नहीं। 1 को बॉटम पे पुश किया तो 1 आ गया यहाँ पे। अब पुश करेंगे 2 को भी टॉप पे पुश नहीं करेंगे, 2 को बॉटम पे पुश करेंगे। अगर 1 ऑलरेडी था, यानी ये 1 ऑलरेडी था और 2 को बॉटम पे पुश करना है, तो 2 अब बॉटम पे आ जाएगा और ये 1 चला जाएगा ऊपर। तो स्टैक कुछ ऐसा होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के अंदर ये स्टैक इस स्टैक का कंप्लीटली रिवर्स्ड पार्ट है, ये स्टैक इस स्टैक का कंप्लीटली रिवर्स्ड पार्ट है। और अगर एक और स्टेप हम आगे बढ़े, यानी अब हमें 3 को पुश करना हो अपने स्टैक के अंदर, तो उसको बॉटम पे पुश कर दिया, 2 और 1 उसी पोजीशन में ऊपर रहेंगे और हम नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वाले स्टैक का कंप्लीटली रिवर्स्ड पार्ट है ये हमारा एंड आउटपुट। तो ये बन जाएगा हमारा आउटपुट, ये था हमारा इनपुट। तो इस तरीके से अगर इसी सेम प्रोसेस को हम रिकर्जन से विजुअलाइज करें तो बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा। प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास स्टैक है, उसके अंदर फर्स्ट कॉल में हम ऊपर जाते जाते क्या करेंगे, हम ऊपर जाते जाते अपने एलिमेंट्स को अपने स्टैक से बाहर निकालेंगे। फर्स्ट कॉल में 1 को बाहर निकाल लिया, सेकेंड कॉल में 2 को बाहर निकाल लिया, थर्ड कॉल में हमने 3 को बाहर निकाल लिया, लास्ट कॉल में हमारे पास एम्प्टी है। अब इसी प्रोसेस को अगर रिकर्जन से विजुअलाइज करें तो हमारे पास ये रहा हमारा रिकर्जन का स्टैक, जिसमें हम ऊपर जाते जाते अपने एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे और नीचे आते आते अपने एलिमेंट्स को वापस से स्टैक के अंदर डालेंगे। अब इसमें फर्स्ट कॉल में हम निकालेंगे सबसे ऊपर वाले टॉप एलिमेंट को यानी 3 को, फिर सेकेंड कॉल में निकालेंगे 2 को, थर्ड कॉल में निकालेंगे हम अपने 1 को और एंड में हमारा स्टैक कंप्लीटली खाली हो जाएगा। ध्यान दे तो हमने फर्स्ट में यहाँ पर 3 को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 1 को निकाला और फिर एंड में हमारा स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। तो ये रहा हमारे रिकर्जन में ऊपर बढ़ने वाला प्रोसेस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर इंसर्ट कर देंगे एट बॉटम वापस से 1 को, इंसर्ट कर देंगे एट बॉटम वापस से 2 को और यहां पर भी इंसर्ट कर देंगे एट बॉटम वापस से 3 को। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस कैसा रहा, ये वाला। वापस आते हुए हम ये 3 स्टेप्स कर रहे होंगे जिसमें हमारा जो आउटपुट स्टैक होगा वो कंप्लीटली हमारे इनपुट स्टैक का रिवर्स्ड वर्जन होगा। तो इस तरीके से रिकर्जन का यूज करेंगे। अब इसका कोड लिखकर समझते हैं कि एक्चुअली ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। इसमें सबसे मुश्किल स्टेप है कि पुश एट बॉटम करना, पर हमें याद आएगा कि प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने सॉल्व की है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमारा सवाल यही था कि पुश एट बॉटम कैसे करना है। तो उसके लिए तो ऑलरेडी हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला हमारा फंक्शन था पुश एट बॉटम के लिए, जिसके अंदर हमारे पास चेक्स लग गए थे कि एम्प्टी है तो डायरेक्टली पुश कर देना है। उसके बाद रिकर्जन से हमने पुश एट बॉटम को कर दिया था O ऑफ n में। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम रिवर्स करने वाले हैं। स्टैक ऑफ इंटीजर्स s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। इस स्टैक के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स को पुश कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस स्टैक को एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं, या फिर सिंपली हम एक प्रिंट स्टैक नाम से फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर पास कर देंगे s को।
इस फंक्शन को हम बाद में क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक रिवर्स स्टैक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें एस को पास कर देंगे। फिर दोबारा से अपने स्टैक को प्रिंट करवा कर देखेंगे कि एस रिवर्स हुआ भी है या नहीं। तो सबसे पहले इस रिवर्स स्टैक फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स स्टैक, इसके अंदर हमारे पास एक स्टैक ऑफ इंटीजर्स आएगा एस। अब रिकर्सिवली इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीका है, ऊपर जाते जाते हम टॉप को निकालते जाएंगे। तो सेम चीज करेंगे, इंट टॉप इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए कॉल लगाएंगे, यानी रिवर्स स्टैक को दोबारा कॉल लगाएंगे। उसके बाद नीचे आते आते हमें क्या करना है, यानी रिवर्स वाला जो कॉल है, नेक्स्ट के लिए कॉल है, उसके बाद वाले कॉल में क्या करना है, हमें वापस से एलिमेंट्स को पुश करना है स्टैक में, पर इस बार टॉप पे पुश नहीं करेंगे, इस बार बॉटम पे पुश करेंगे। तो यहां पर करेंगे पुश एट बॉटम, पास कर देंगे उसमें एस, कौन से डेटा को पुश करना है, पुश करना है हमें अपने टॉप को। और जैसे ही ये स्टैक खाली हो गया, मतलब एस डॉट इज एम्प्टी इज ट्रू, उस केस में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक एम्प्टी स्टैक, खाली स्टैक हमेशा रिवर्स स्टैक होता है। तो उस केस में सिंपली हम कर जाएंगे रिटर्न। तो यहां से रिटर्न करके स्टैक से अगर एम्प्टी है तो ऊपर जाते जाते टॉप को निकालते जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट कॉल लगा रहे हैं। नीचे आते आते हम अपने स्टैक में वापस से टॉप को पुश कर रहे हैं, लेकिन इस बार पुश कर रहे हैं बॉटम पर। तो इसको सेव कर लेते हैं। पुश एट बॉटम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझा हुआ है। एक प्रिंट स्टैक के लिए भी फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टैक। इसके अंदर हमारे पास स्टैक ऑफ इंटीजर आएगा एस, जिसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहां पर एक वाइल लूप चलाते हैं, जब तक हमारे स्टैक से हम सारे एलिमेंट्स को निकाल नहीं लेते तब तक हम प्रिंट करते जाएंगे एस डॉट पॉप। तो इसे यहां पर कॉल नहीं करेंगे, पहले इसको सिर्फ लास्ट में यानी एंड में कॉल करके अपने रिवर्स्ड एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्टैक में जब पुश किए होंगे 1 2 3, तो ओरिजिनल प्रिंटिंग क्या होनी चाहिए, पहले आया था 1, फिर आया था 2, फिर आया था 3, तो सबसे पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। लेकिन जैसे ही स्टैक रिवर्स हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं क्या 1 2 3 आउटपुट होगा या नहीं। हमारे आउटपुट में हमारे पास आया है 1 2 एंड 3। तो इससे क्या पता चला कि स्टैक के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले अगर 1 2 3 अरेंज थे, तो अब वो 3 2 1 अरेंज हैं, जिसमें से 1 सबसे पहले निकला, फिर 2 सबसे पहले निकला, फिर 3 सबसे पहले निकला। तो इस तरीके से हम अपने स्टैक को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। अब अपने चौथे सवाल की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो प्लेसमेंट्स में आ जाता है, इंटर्नशिप्स में आ जाता है, साथ के साथ आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट अगर देंगे तो उनके अंदर भी कभी कभी इस सवाल का कोई वेरिएशन आ जाता है। ये सवाल बेस्ड है स्टॉक्स पर। जिसे नहीं पता कि स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं, तो कंपनी अपनी वैल्यू सेट करती है कि इसका जो एक शेयर है ये इतने रुपए के इक्वल होगा। उस हिसाब से हर दिन वो वैल्यू चेंज होती रहती है। उसका हमें ग्राफ बना सकते हैं कि आज ये शेयर 2 रुपए का था, कल ये 1 रुपए का है, उससे अगले दिन ये 3 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब इसको उनको चेंज करना होगा इस प्रॉब्लम को, तो उसको कैंडल बना देंगे या फिर कुछ और वेरिएशन दे सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। इस प्रॉब्लम का जो क्लासिकल नाम है, इसे नाम दिया जाता है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। इसमें 2 मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है स्टॉक, एक है स्पैन। स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमेशा एग्जाम्पल में दिया जाता है स्टॉक। डे 1 पे इस स्टॉक का प्राइस था 100, डे 2 पे स्टॉक का प्राइस था 80, डे 3 पे स्टॉक का प्राइस था 60, 4 पर था 70, 5 पर था दोबारा से 60, 6 पर था 85, 7 पर था 100। तो इस तरीके से हमारे पास 7 डेज की वैल्यू आ जाती है अपने स्टॉक्स की। स्पैन हमें निकालना होता है, स्टॉक गिवन होता है, स्पैन निकालना होता है। स्पैन की ऑफिशियल डेफिनेशन होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज फॉर विच प्राइस इज लेस देन इक्वल टू टुडेज प्राइस। यानी आज अगर एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है, तो आज से पहले वाले कितने ऐसे दिन थे जब लगातार ये वैल्यू हमारी आज की वैल्यू से या तो कम थी या इसके इक्वल थी। इस सेम चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगी। अब हमने यहाँ पर डेज लिख लिए हैं और यहाँ पर हमें निकालना है हर एक डे के लिए स्पैन। स्पैन हमें पता है वो वैल्यू होगी जिस दिन हमारा प्राइस लेस देन इक्वल टू करंट ईयर टुडेज प्राइस होगा कॉन्करेंटली। जैसे
अगर 80 का एग्जाम्पल लें, अब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डे का स्पैन हमेशा 1 होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि 100 से पहले कोई और है नहीं, तो 100 खुद से तो लेस देन इक्वल टू है ही, इसीलिए कितने एलिमेंट्स हुए जो 100 से लेस देन इक्वल टू है, इंक्लूडिंग 100, 1। इसीलिए स्पैन ऑफ 0th डे हमारे इंडेक्स में 0, वरना फर्स्ट डे हमेशा 1 होता है। अब स्पैन ऑफ सेकेंड डे निकालें, यानी 80 के लिए स्पैन निकालें, तो उससे छोटे या उसके इक्वल दिन कितने हैं बीच में? एक भी नहीं है, और उसको मिलाकर कितने हैं? एक। तो यहां पर स्पैन ऑफ 80 आ जाएगा 1। हमें एक तरीके से देखना है कि अगर हम करंट डे के स्टॉक प्राइस को देख रहे हैं तो इससे पहले बड़ा स्टॉक प्राइस कब आया था, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास स्पैन आ जाएगा। यानी अगर हम 60 की बात कर रहे हैं तो 60 से बड़ा सबसे पहले 80 आ जाता है, तो यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 1। 70 की बात कर रहे हैं तो 70 से बड़ा सबसे पहले 80 आएगा, 60 70 से छोटा होगा, इनके बीच का डिफरेंस है 2, तो इसका स्पैन हो जाएगा 2। 60 की बात कर रहे हैं तो 60 से बड़ा 70 आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1, तो 60 का स्पैन हो जाएगा 1। 85 की अगर बात करें तो 85 से बड़ा आ जाता है हमारे पास 100, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 5। डिफरेंस में हम ये खाली जगह को कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको भी मिला लें और पीछे वाले सब छोटे छोटे डेज काउंट करें तो वो भी 5 आएंगे, स्पेसेस भी 5 आएंगी। तो यहां पर हमारे पास स्पैन जो आ जाएगा 6th डे का वो होगा 5। 7th डे की बात करें यानी 100 की बात करें, 100 से छोटे और इसके इक्वल, इससे पहले कितने एलिमेंट्स हैं? सारे के सारे या तो छोटे हैं या इक्वल हैं, तो इसका स्पैन कितना आएगा? इसका स्पैन आएगा 7। यहां पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्पैन है ना उसकी वैल्यू हमेशा हमारे इंडेक्स आई माइनस हमारे प्रीवियस हाई के इक्वल होती है, यानी हमसे पहले सबसे बड़ा कौन सा आया। इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार देख लेते हैं। अगर इस 100 का एग्जाम्पल लें तो उसके लिए स्पैन हमेशा 1 होता है, लेकिन इस 80 का एग्जाम्पल लें तो 80 के लिए आई क्या हो जाएगा? 80 का इंडेक्स अगर डे नंबर 2 है तो इंडेक्स की वैल्यू हमेशा प्लेस -1 होती है, यानी 1। अगर एरे में स्टोर्ड है तो 80 के लिए इंडेक्स 1 होगा, माइनस उसका प्रीवियस हाई का क्या इंडेक्स है? प्रीवियस हाई का इंडेक्स है 100 यानी 0, तो स्पैन कितना हो जाएगा 80 के लिए? 1। अब अगर इस 60 का एग्जाम्पल लें तो 60 का इंडेक्स है 2, 3 - 1, और प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा 60 के लिए? प्रीवियस हाई है 80, तो 80 का इंडेक्स है हमारे पास 1, आउटपुट आएगा हमारे पास 1। अब इस 70 का एग्जाम्पल ले तो 70 के लिए इंडेक्स है 3, और इसका प्रीवियस हाई क्या है? 70 से पहले वाले हाई का इंडेक्स, यानी 80 का इंडेक्स, 60 का इंडेक्स नहीं, 80 का इंडेक्स है 1, तो 1 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2, तो हमारे पास स्पैन आ गया 70 के लिए 2। इसी तरह रैंडमली 85 के लिए निकालें तो 85 का इंडेक्स है 5 माइनस इससे प्रीवियस हाई का क्या इंडेक्स है? इसका प्रीवियस हाई है 100, प्रीवियस हाई का इंडेक्स है 0, तो इसके लिए स्पैन हमारे पास आ गया 5। तो एक काफी इजी सॉल्यूशन है जिसमें स्पैन के लिए हम एक फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, स्पैन इज इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस हाई। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इस प्रीवियस हाई को कैलकुलेट करने में हम बहुत टाइम लगा देते हैं। मान लीजिए अब एक लूप चलाते हैं जिसमें हम सारे के सारे डेज पर जाते हैं और हर डे के लिए उसका प्रीवियस हाई निकाल लेते हैं, तो हर डे के लिए प्रीवियस हाई निकालने में हमें एंड टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम वापस जाकर देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 0 से लेकर अब उस आई तक लूप चलाएंगे, तो इसमें जो टाइम लगेगा ना वो इक्वल होगा बिग O ऑफ n स्क्वायर के, जो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को बिग O ऑफ n में सॉल्व करना चाहते हैं। अब बिग O ऑफ n में कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने स्टैक का। पहले एक बार एक अप्रोच देखते हैं स्टैक के साथ जिसकी हेल्प से ये सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे। हम क्या लेंगे? एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे, उसके अंदर हम हमेशा स्टोर करेंगे इंडेक्स ऑफ प्रीवियस हाइज, यानी प्रीवियस हाइज जितने भी चलते आ रहे हैं उन सबके हम इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, और एक स्पैन एरे कैलकुलेट कर लेंगे जिसके अंदर स्टोर कराएंगे अपने सारे के सारे स्पैन्स को। अब शुरुआत में हम स्पैन ऑफ 0 को तो 1 हमेशा लिख देंगे और इसके अंदर यानी स्टैक के अंदर स्टोर करा देंगे 0 को, अपने इस इंडेक्स को। अब डेज नंबर की बजाय यहां पर लिखते हैं इंडेक्स। अब आ जाएंगे हम 80 पर। 80 के केस में क्या करेंगे? स्टैक में देखेंगे क्या स्टैक में जो इंडेक्स स्टोर्ड है उस पर 80 से बड़ा एलिमेंट है। अब 80 से बड़े एलिमेंट्स जितने भी होंगे स्टैक में उन सबको निकाल देंगे,
यहां पर तो सिर्फ एक ही इंडेक्स है 0, 0 पर कौन सा एलिमेंट है 100, तो 100 को तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि स्टैक के अंदर जो भी इंडेक्स स्टोर्ड है वो प्रीवियस हाई का इंडेक्स है। तो 80 के लिए माइनस कर देंगे 1 माइनस हमारा ये वाला इंडेक्स यानी 0, तो स्पैन आ जाएगा 1 और 80 के इंडेक्स यानी 1 को अपने स्टैक के अंदर डाल देंगे। अब सेकंड स्टेप पर क्या करेंगे, 60 पर आ गए। 60 के लिए देखेंगे क्या इससे छोटे एलिमेंट स्टैक के अंदर स्टोर्ड हैं। स्टैक के अंदर स्टोर्ड था 1, जहां पर है 80, 60 से छोटा तो नहीं है, तो फिर 60 का स्पैन क्या हुआ, इसका इंडेक्स माइनस इसके प्रीवियस हाई यानी इस 1 का इंडेक्स जो कि है 1, तो 60 के लिए भी 1 लिख दिया और 60 के इंडेक्स को हमने ऐड कर दिया। अब आएगा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में हम आएंगे 70 पर। 70 के लिए क्या करेंगे, 70 के लिए चेक करेंगे कि क्या 70 से छोटा इस स्टैक में कोई और है। 70 से छोटा यहां पर था 60, 60 था 70 से छोटा, तो इसको हमने स्टैक से बाहर निकाल दिया। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 1 पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है यानी 80 70 से छोटा है, नहीं है, तो 1 बन गया हमारे 70 का प्रीवियस हाई। तो यहां 70 का इंडेक्स था 3 और प्रीवियस हाई का इंडेक्स था 1, तो आंसर आ गया 2। और अब हमने यहां पर 3 को स्टोर करा दिया जहां पर है 70। अब आ गए हम 60 पर। 60 पर जैसे ही आए तो अब चेक करेंगे क्या 60 से छोटा कोई एलिमेंट है। 60 से छोटा तो कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि टॉप पे 70 है, तो 60 के लिए स्पैन आ गया 4 माइनस 3 यानी 1, और यहां स्टोर करा देंगे 4 को और 60 को। अब दोबारा से एक नया टर्निंग पॉइंट, अब हम आ गए हैं 5 पर यानी जहां 85 स्टोर्ड है। अब 85 कंपेयर करेगा इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ। ये तो इंडेक्स स्टोर्ड है एलिमेंट्स के, ये उन एलिमेंट्स की वैल्यू है, तो 85 इनके साथ कंपेयर हो रहा होगा। 85 जैसे ही कंपेयर होगा 60 के साथ, वो 60 को तो बाहर निकाल देगा कि आप मेरे से छोटे हो, आप कैसे मेरे स्पैन में आ सकते हो। उसके बाद 85 कंपेयर होगा 70 के साथ, 70 के साथ जैसे ही कंपेयर होगा उसको भी बाहर निकाल देगा क्योंकि वो भी छोटा है। फिर 85 कंपेयर होगा 80 के साथ, उसको भी बाहर निकाल देगा। फिर 85 कंपेयर होगा फाइनली हमारे 100 के साथ, जिससे वो छोटा नहीं है। तो 85 धीरे धीरे करके इन सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल देगा और स्टैक हमारा हो जाएगा खाली। अब 85 के लिए टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या बना, 5 माइनस उसका प्रीवियस हाई बन गया 0, जहां पर 100 स्टोर्ड है, तो इसके लिए स्पैन बन गया 5। 85 यहां पर आ गया, उसका इंडेक्स यानी 5 यहां पर आ गया। अब हम आएंगे 100 पर। 100 भी इन सबके साथ कंपेयर करेगा। 100 सबसे पहले 85 के साथ कंपेयर करेगा, उससे बड़ा है तो उसको निकाल देगा। फिर 100 के साथ कंपेयर करेगा, उससे बड़ा है तो उसको निकाल देगा। इस केस में हमारा जो स्टैक है वो खाली हो जाएगा यानी एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाता है हमें पता चल गया हमसे पहले कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमसे बड़ा हो, सब हमसे या तो छोटे हैं या इक्वल है। इस केस में हमारे स्पैन की वैल्यू हो जाएगी i+1 के इक्वल, यानी मुझसे सारे छोटे इंडेक्स i तो हैं प्लस मैं भी हूं, इसलिए i+1, और यहां पर i+1 होगा 6+1 यानी 7। तो इंक्लूडिंग दिस 100 हमारे पास 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 100 से या तो छोटे हैं या उससे बड़े हैं। तो इस तरीके से हम स्पैन कैलकुलेट करते हैं अपने स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम में यूजिंग अ स्टैक। अब इसका कोड हम लिखकर देखते हैं, कोड काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम का। कोड के लिए सबसे पहले अपने स्टॉक्स डिफाइन कर लेते हैं। स्टॉक्स के लिए एरे बना लेते हैं 100, 80, 60, 70, 60, 85, 100, और एक एरे बना लेते हैं अपने स्पैन्स के लिए। इसे स्टॉक की लेंथ का ही एरे बनाएंगे और एक फंक्शन कॉल लगाते हैं स्टॉक स्पैन नाम से, जिसके अंदर पास कर देंगे अपने स्टॉक्स और साथ में अपना स्पैन, एंड फाइनली प्रिंट कर देंगे अपने स्पैन को। आप अपना फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टॉक स्पैन नाम से। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टॉक्स आ रहे होंगे, उसके बाद हमारे पास स्पैन आ रहा होगा। शुरुआत में ही क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें एक स्टैक की हेल्प से सॉल्व करना है, तो एक स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टैक ऑफ इंटीजर्स s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब 0th इंडेक्स के लिए यानी फर्स्ट डे के लिए हमेशा हमारे स्पैन की वैल्यू 1 होती है, तो स्पैन ऑफ 0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो इससे हम स्टैक में क्या पुश करेंगे, हमेशा अपने इंडेक्स 0 को पुश कर देंगे। अब एक लूप लगाते हैं। ये लूप क्या करेगा, एक एक दिन के लिए स्पैन कैलकुलेट करेगा। तो हर डे के लिए एक लूप लगाते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि 0th डे का
जीरोथ इंडेक्स का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। i जब तक लेस देन स्टॉक्स डॉट लेंथ रहता है i प्लस प्लस। स्पैन कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस रहता है, सबसे पहले करंट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी आज का क्या प्राइस है। तो इंट करंट प्राइस इज इक्वल टू स्टॉक्स ऑफ i। अब इस करंट प्राइस को कंपेयर करेंगे स्टैक के बाकी प्राइसेस से, तो एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं। ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा स्टैक एक तो खाली नहीं होता, जब तक इसमें एलिमेंट्स हैं, साथ के साथ जब तक हमारा करंट प्राइस हमारे बाकी के यानी पहले वाले प्राइसेस से बड़ा है। तो पहले वाले प्राइसेस यानी स्टॉक्स ऑफ एस डॉट पीक, यहां एस डॉट पीक करके हमने सबसे पहले इंडेक्स निकाला, उसके बाद स्टॉक्स में डालकर उस इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू को हमने एक्सेस कर लिया। उस वैल्यू से जब तक बड़ा है हमारा करंट प्राइस तब तक हमें प्रीवियस हाई नहीं मिल रहा। प्रीवियस हाई यानी जो मुझसे बड़ा हो। मुझसे बड़ा कब मिलेगा, जब मेरे से छोटे वाले सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। तो मुझसे छोटे वाले जब तक सारे एलिमेंट्स निकलते नहीं है तब तक हम एलिमेंट्स को करते रहेंगे पॉप, ताकि छोटे वाले को हम निकालते रहे। उसके बाद जैसे ही एलिमेंट्स पॉप हो गए, जैसे ही छोटे वाले सारे निकल गए, अब हमारे टॉप पर जो है जिसको हम पीक करेंगे वो होगा हमारा प्रीवियस हाई। पहले चेक कर लेते हैं क्या छोटे वाले एलिमेंट निकालते निकालते हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया। तो अगर s डॉट इज एम्प्टी, उस केस में तो स्पैन ऑफ i हो जाएगा हमारे पास i प्लस 1, यानी जो हमारे पास 100 में हुआ था लास्ट के लिए, यानी सारे एलिमेंट मुझसे छोटे थे तो अब i प्लस 1 में भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हमारे स्पैन की वैल्यू होगी, सबसे पहले अपना प्रीवियस हाई निकाल लेते हैं। इंट प्रीवियस हाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू s डॉट पीक, s डॉट पीक पर जो भी वैल्यू है, और स्पैन ऑफ i बन जाएगा i माइनस प्रीवियस हाई। फाइनली हम s में पुश कर देंगे अपने i को, और इस तरीके से हमारा लूप खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रिकैप करके कोड को समझते हैं। हमारे पास शुरुआत में 1 था जिसको हमने स्पैन ऑफ 0 बना दिया, फिर हमने स्टैक में पुश कर दिया 0 को। अब एक लूप लगाया है, हर एक दिन पर जाकर चेक कर रहे हैं आज का स्पैन क्या है, आज का स्पैन क्या है, आज का स्पैन क्या है। हर दिन का करंट प्राइस हमने निकाल लिया है। उसके बाद स्टैक को तब तक खाली करते रहेंगे जब तक या तो वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर जब तक हमारा करंट प्राइस ग्रेटर देन हमारे स्टैक का टॉप है। जब तक करंट प्राइस स्टैक के टॉप से ग्रेटर देन रहेगा तब तक क्या होगा, हमें अपना प्रीवियस हाई नहीं मिल पाएगा। प्रीवियस हाई तब होगा जब स्टैक का टॉप मुझसे भी बड़ा हो जाए। जैसे ही वो पॉइंट आएगा वैसे ही वहां पर हम प्रीवियस हाई निकाल लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो पॉप करते रहेंगे। और साथ के साथ एंड में हम पुश कर देंगे अपने इंडेक्स को स्टैक के अंदर। तो इस तरीके से स्टॉक स्पैन को हमने लिख लिया है कंप्लीटली। एंड में हम सारे के सारे स्पैन्स को प्रिंट करवा देंगे। इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। रन करके हमारे पास आउटपुट आया है 1 1 1 2 1 5 एंड 6, और ये वही सेम आउटपुट है जिसको अभी हमने ऑब्जर्व किया है अपने एग्जाम्पल के अंदर। तो इसी तरीके से स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं स्टैक्स के अंदर, उसका नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। और ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही क्लासिकल सवाल है। इस सवाल का जो लॉजिक है वो और दूसरे सवालों में भी यूज होता है। इनफैक्ट ये जो सवाल है इसके लिए मैंने स्पेशल नोट बनाए हुए हैं अपने डीएसए के नोट्स के अंदर। तो इसको मैंने डेडिकेटेड करीबन 2 पेज देकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम के थ्रू कि ये सवाल काम कैसे करता है। पर ये सवाल मुश्किल नहीं है, इसका लॉजिक बहुत आसान है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस सवाल का लॉजिक बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होता है। सवाल का नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। हमें क्या करना है, हमें एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर काफी सारे हमारे पास नंबर्स हैं, और हर एक सिंगल नंबर के लिए मुझे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहने का मतलब है कि वो पहला नंबर जिसकी वैल्यू x से बड़ी हो और x के राइट साइड में हो। एक बार इसके लिए हम सैंपल इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। मान लेते हैं मुझे सैंपल इनपुट में ये मेरा एरे मिला है जिसके अंदर नंबर्स हैं 6, 8, 0, 1 एंड 3। अब 6 के लिए अगर मैं एनालाइज करूं इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, 6 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स में से सबसे पहला नंबर जिसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो वो निकाल लूं। उसको निकालने का क्या तरीका होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं 6 के बाद वाले नंबर पर जाऊंगी 8 से पूछूंगी क्या 8 6 से बड़ा है, तो 8 6 से बड़ा हो गया, यानी 8 क्या है, 8 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट
ऑन द राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी, सबसे पहले मैं 8 को लिख दूंगी। उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है अपने 8 के लिए। तो 8 के बाद वाले एलिमेंट्स में से नेक्स्ट ग्रेटर निकलेगा, तो मैं सबसे पहले 8 के बाद वाले एलिमेंट यानी 0 पे जाऊंगी। 0 से पूछूंगी क्या 0 8 से बड़ा है, 0 8 से बड़ा नहीं है, तो अब उससे अगले वाले पे जाऊंगी। फिर 1 से पूछूंगी क्या 1 8 से बड़ा है, 1 भी 8 से बड़ा नहीं है, तो उससे अगले वाले पे जाऊंगी। फिर 3 से पूछूंगी क्या 3 8 से बड़ा है, 3 भी 8 से बड़ा नहीं है, और इसके बाद मेरे पास एलिमेंट्स भी नहीं है। तो मतलब 8 के लिए इस पूरे के पूरे एरे के अंदर राइट साइड में कोई भी इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए 8 के लिए मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा -1। अब मैं जाऊंगी अपने 0 के लिए। 0 के लिए मुझे निकालना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 1 से पूछ लूंगी क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ 1 0 से बड़ा है। तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ये 6 का नेक्स्ट ग्रेटर है, ये 8 का नेक्स्ट ग्रेटर है, ये 0 का नेक्स्ट ग्रेटर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 1 की। 1 के लिए मुझे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 3 से पूछ लूंगी क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ 3 1 से बड़ा है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो ये 1 के लिए आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है 3 के लिए। 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने के लिए मुझे उसके राइट साइड में सर्च करना है, पर राइट साइड में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसीलिए 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पर मैं स्टोर करवा दूंगी -1। -1 कहने का मतलब है कि कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अज्यूम किया है कि मेरा जो एरे है उसके अंदर सारे के सारे नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, यानी उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। पर अगर नेक्स्ट ग्रेटर में मैंने -1 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कैसे एलिमेंट्स होंगे, या तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट होगा 3, जिसके बाद राइट साइड में कोई नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, नंबर ही नहीं है क्योंकि, या फिर ये मेरा 8 हो सकता है जिसके राइट साइड में सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इससे छोटी है, इसीलिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट ग्रेटर सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स के लिए निकालने के लिए मुझे कोड लिखना है। सबसे पहले तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, ब्रूट फोर्स यानी सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है। सिंपल सॉल्यूशन ये आता है मेरे दिमाग में कि मैं नेस्टेड लूप चला दूं। नेस्टेड लूप कहने का मतलब है लूप के अंदर मैं लूप चला दूं, और क्या करूं, सबसे पहले मैं 6 के लिए पिक करना शुरू करूं। 6 के लिए एक लूप चला दूं जो 6 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स में सर्च करे कि 6 से पहला एलिमेंट जो 6 की वैल्यू से बड़ा हो वो कौन सा है, ऐसे फाइंड आउट कर लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करने निकलूंगी 8 के लिए। तो 8 की जब बारी आएगी 0 1 3 को चेक कर लूं। उसके बाद जब 0 की बारी आएगी तो मैं किसको चेक कर लूं, 1 और 3 को चेक कर लूं। फिर जब मेरे 1 की बारी आएगी तो मैं अपने 3 को चेक कर लूं, और जब 3 की बारी आएगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं चेक करने के लिए। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स पर जा रही हूँ। तो ये मेरे लूपिंग का ही तो तरीका होता है। तो मैं एक आउटर लूप चला दूं जिसमें मैं अपने एरे पर ट्रवर्स करूँ, एक एक करके एलिमेंट्स को पिक करूँ। उसके बाद इनर लूप के अंदर मैं क्या करूँ, अंदर उसके एक आगे वाले इंडेक्स से शुरुआत कर दूँ नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढने के लिए। इसका मैं आपको थोड़ा सा सूडो कोड भी दिखा देती हूँ। नेस्टेड लूप अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं शुरुआत करूंगी i = 0 से। i जब तक लेस देन एरे डॉट लेंथ नहीं रहता, i को कर दूंगी ++। और इनर लूप में क्या हो रहा है, इनर लूप में एक j शुरू होगा मेरे i+1 से, और j की वैल्यू जाएगी मेरे एरे डॉट लेंथ तक, और हर बार मैं कर दूंगी j को ++। और यहां पर मैं कंपेयर कर लूंगी कि अगर मेरा एरे ऑफ i लेस देन हो जाता है मेरा एरे ऑफ j से, जब फर्स्ट टाइम लेस देन होगा मतलब फर्स्ट टाइम, वहीं पर मुझे क्या मिल गया, वहीं पर मुझे मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। जैसे ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, इस वैल्यू को कर दूंगी अपडेट और यहां से कर जाऊंगी मैं ब्रेक। मतलब सिर्फ इस इनर लूप से, आउटर लूप को मुझे अगले एलिमेंट के लिए रन करना है, तो यहां पर ब्रेक नहीं, यहां पर मैं कोई वेरिएबल ले लूंगी ट्रैक करने के लिए कि मिल गया है या नहीं मिला है। या अंदर वाला लूप सिर्फ तब तक चलेगा जब तक मेरे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मुझे ना मिला हो, नॉट फाउंड है अभी तक, तब तक मेरा अंदर वाला लूप चलेगा। तो कुछ इस तरीके का कोड रहेगा जब हम कोड लिखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए। पर इस कोड में एक प्रॉब्लम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस कोड को लिखने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² लगेगी। क्यों n² लगेगी? क्योंकि मैंने एक नेस्टेड लूप चलाया है, इस वाले लूप की जिसमें बाहर 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, अंदर i+1 से लेकर n तक जा रहे हैं। इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। दिस इज n² वाला कोड, पर मुझे तो एक ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, और क्योंकि हम स्टैक्स वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मुझे पता ही है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए विद ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसका यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी स्टैक्स का।
अब मैं डिस्कस करने वाली हूं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की स्टैक वाली अप्रोच। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक स्टैक क्रिएट कर लूंगी। तो मैंने शुरुआत में ही एक स्टैक क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं अपने एलिमेंट्स को स्टोर करा रही होंगी। हम क्या करने वाले हैं, शुरुआत में ही एक तो मेरे पास एरे तो एग्जिस्ट करता है ये नंबर्स का, एक मैंने स्टैक बना लिया है। तीसरा मुझे क्या बनाना है, एक नेक्स्ट ग्रेटर नाम का एरे बनाना है। इस एरे के अंदर हर एक इंडेक्स पर 0th इंडेक्स पर मैं 6 का नेक्स्ट ग्रेटर स्टोर करूंगी, फर्स्ट इंडेक्स पर मैं 8 का नेक्स्ट ग्रेटर, सेकंड इंडेक्स पर 0 का नेक्स्ट ग्रेटर, थर्ड इंडेक्स पर 1 का नेक्स्ट ग्रेटर, फोर्थ इंडेक्स पर 3 का नेक्स्ट ग्रेटर। तो शुरुआत में एक नेक्स्ट ग्रेटर बना लेना है जिसका साइज मेरे एरे के साइज के बराबर हो, जिसके अंदर मैं अपने फाइनल आंसर को स्टोर करने वाली हूं। नेक्स्ट ग्रेटर, यहां पर मैं इसके इंडेक्स भी लिख लेती हूं। दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये वाला भी है इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने एलिमेंट के राइट हिस्से में ही ट्रैक करना है कि मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट कहां पर करता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैकवर्ड शुरू कर देती हूं। बैकवर्ड पहले मैं इस एलिमेंट पर जाऊंगी, फिर मैं इसका फाइंड आउट करूंगी नेक्स्ट ग्रेटर, फिर मैं इसका फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं इसका फाइंड आउट करूंगी। तो जैसे ही मैं 8 पर आ रही होंगी तो मैं क्या कर चुकी हूं, मैं उसके पीछे वाले सारे राइट वालों को ट्रेवर्स कर चुकी हूं। तो ऐसे में ट्रैवल करते करते मैं ट्रैक कर लूंगी इनमें से सबसे छोटा कौन सा है जो 8 के इमीडिएटली बाद आएगा। लॉजिक ये रहेगा कि फॉरवर्ड ट्रैवल करने की बजाय मैं बैकवर्ड ट्रैवल कर लूं, ताकि जब मैं किसी एक एलिमेंट पर पहुंचूं तो ऑलरेडी उससे पहले वाले मतलब राइट साइड वाले सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को मैं एनालाइज कर चुकी हूं पहले से, क्योंकि 8 का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो उसके राइट साइड में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं चाहती हूं कि 8 पर पहुंचने के बाद मैं उसको एनालाइज करने की बजाय 8 पर पहुंचने से पहले ही मैं उसके राइट साइड वाले सारे एलिमेंट्स को एनालाइज कर लूं। इसीलिए मैं एक बैकवर्ड लूप चलाऊंगी। अब बैकवर्ड लूप अगर मुझे चलाना है तो सबसे पहले मैं किस पर आऊंगी, सबसे पहले मैं 3 की वैल्यू को एनालाइज करूंगी और 3 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। 3 के लिए या किसी भी नंबर के लिए नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए 2-3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो मुझे परफॉर्म करना है वो ये है कि जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता, जब तक स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है, क्या मैं कह दूं दिस इज माय स्टैक का टॉप, जिसको हम पीक करते हैं। स्टैक में जब भी मुझे कोई एलिमेंट ढूंढना होता है तो मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक टाइम पर एक्सेस कर पाती हूं, वो होता है मेरे स्टैक का टॉप, या फिर इसके लिए मैं पीक ऑपरेशन भी कॉल कर सकती हूं। तो स्टैक में जब हम टॉप निकालेंगे या स्टैक को पीक करेंगे, स्टैक के सबसे ऊपर वाली वैल्यू अगर किसके इक्वल है, अगर मेरे जिस नंबर के लिए मैं एनालाइज कर रही हूं, जिस नंबर के लिए मैं नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना चाहती हूं, अगर ये वैल्यू उससे छोटी है तब तो मैं स्टैक से क्या कर दूं, इस वैल्यू को हटा दूं। मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए मान लेते हैं स्टैक के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड होंगी, तो तब तक मैं उन वैल्यूज को हटाते जाऊं जब तक मेरे पास ऐसा एलिमेंट नहीं आ जाता जो इस वैल्यू से बड़ा हो, क्योंकि मुझे अपना नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना है। मैं अज्यूम कर रही हूं कि मैं यहां से ट्रैवल करते हुए अपने नंबर तक पहुंची हूं, तो क्या मैं कह सकती हूं सारे राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स स्टैक के अंदर होंगे। राइट साइड वालों में से मुझे कौन से नहीं चाहिए, मुझे अपने से छोटे नहीं चाहिए। अपने से बड़े तो चाहिए नेक्स्ट ग्रेटर निकालने के लिए, पर अपने से छोटे एलिमेंट्स नहीं चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगी, जब तक अपने से छोटे एलिमेंट्स आते रहेंगे उनको मैं स्टैक से बाहर निकालती रहूंगी। ये पहला स्टेप मुझे परफॉर्म करना है। दूसरा स्टेप मुझे क्या परफॉर्म करना है, अगर मान लेते हैं मैंने स्टैक से अपने से छोटे एलिमेंट्स को निकालती गई और मेरा स्टैक खाली हो गया, इसका मतलब मेरे राइट साइड में मुझसे कोई बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो अगर मेरा स्टैक खाली हो गया, कब खाली हो गया, इस पूरे वाइल लूप को रन करने के बाद, मतलब उस पूरे स्टेप 1 को करने के बाद अगर मेरा स्टैक खाली हो गया, तो उस केस में मेरे लिए क्या है, उस केस में नेक्स्ट ग्रेटर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मेरे पास हो जाएगा -1, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं हुआ तो स्टैक के टॉप पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू मुझसे बड़ी है, और वही एलिमेंट मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर स्टैक खाली नहीं हुआ तो मेरे नेक्स्ट ग्रेटर की वैल्यू हो जाएगी स्टैक के टॉप के बराबर, या यहां पर मैं इसको पीक कह देती हूं। इन 3 स्टेप्स को मुझे हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए परफॉर्म करना है। इनफैक्ट ये 3 भी नहीं, ये 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि तब तक एलिमेंट्स को निकालते जाओ स्टैक से जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता या फिर मेरे पास छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर
मैं अपनी बात करूं, मुझे अपने लिए नेक्स्ट ग्रेटर निकालना है और राइट साइड वाले सबको मैंने स्टैक में स्टोर कर रखा है, तो नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए, तो स्मॉल एलिमेंट्स का मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो स्मॉल एलिमेंट्स को मैं निकालते जाऊंगी जब तक ग्रेटर एलिमेंट नहीं आता। और फिर लास्ट में चेक कर लूं कि या तो दो कंडीशन में से एक ट्रू हुई होगी, या तो स्टैक खाली हो गया होगा। स्टैक खाली मतलब कोई ग्रेटर एलिमेंट था ही नहीं, तो अब मेरा नेक्स्ट ग्रेटर -1 हो गया। या फिर ये दूसरी कंडीशन ट्रू हुई होगी इस वाइल लूप से निकलने के लिए कि मेरे स्टैक पर अब एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी वैल्यू मुझसे बड़ी है, जैसे ही वैल्यू बड़ी हो जाए वैसे ही मैं क्या करूं, उस बड़ी वैल्यू को मैं अपना नेक्स्ट ग्रेटर बना लूं। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, और जैसे ही ड्राई रन करेंगे ना, अभी फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे होंगे, इनफैक्ट मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका कोड देखा था, इसका लॉजिक समझा था, सिर्फ इस लॉजिक को, इन शब्दों को देखने से समझ में नहीं आएगा। समझ में ये सवाल तब आएगा जब मैं एक सवाल पे ड्राई रन कर दूंगी और एक एग्जाम्पल लेके आप खुद ड्राई रन करेंगे। जब आप खुद एक बार पेन पेंसिल, मेरे ड्राई रन करने के बाद आपको पॉज करना है और खुद से ड्राई रन करना है। जैसे ही आप ड्राई रन करेंगे ना, वैसे ही एकदम से लॉजिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू थिंक अगर आप फर्स्ट टाइम स्टैक्स को कर रहे हैं। पर इस सवाल को इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक बहुत ज्यादा और भी सवालों में यूज होता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस सवाल का लॉजिक हमें याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद तब होगा जब आप इसको एटलीस्ट एक बार खुद से ड्राई रन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम खुद से एक बार ड्राई रन करते हैं, उसके बाद आप अपने आप अलग से पॉज करके ड्राई रन करना। लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले हम बैकवर्ड ट्रैवल करना शुरू करेंगे, शुरुआत में ही बताया था क्यों। उसके बाद सबसे पहले मैं जाऊंगी इस लास्ट वाले एलिमेंट पर, 3 के लिए मुझे अपने दोनों स्टेप्स रन करने हैं। 3 के लिए क्या करना है, तब तक ये लूप रन करना है जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता या फिर मेरे से छोटे एलिमेंट्स हट नहीं जाते। तो स्टैक तो ऑलरेडी खाली है, तो ये लूप रन ही नहीं करेगा 3 के लिए। तो अब मैं कंडीशन चेक कर लूंगी, क्या मेरा स्टैक खाली है, तो इसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हाँ स्टैक खाली है, तो इस केस के लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा -1, यानी 3 के लिए उससे नेक्स्ट ग्रेटर राइट हैंड साइड में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि स्टैक खाली है। तो 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर के अंदर मैं स्टोर करवा दूंगी -1। अच्छा, अब एक तीसरा स्टेप भी मुझे लास्ट में परफॉर्म करना है। तीसरा स्टेप जो इन दोनों को परफॉर्म करने के बाद मुझे करना है कि लास्ट में मैं क्या करूं, अपने एलिमेंट को पुश कर दूं। लास्ट में मैं अपने एलिमेंट को, जिसके लिए मैं चेक कर रही थी, उसको पुश करने वाली हूं स्टैक के अंदर। तो 3 के लिए मैंने चेक कर लिया, अब 3 के लिए मेरे पास -1 आ गया, तो मैं क्या करूं, 3 को अब इस स्टैक के अंदर ऐड कर दूं। इनफैक्ट जब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेंगे कोड वाला, मैं 3 को नहीं पुश कर रही हूँ स्टैक के अंदर, मैं 3 के इंडेक्स को पुश करूंगी, मतलब 4 को पुश करूंगी। पर क्योंकि अभी के लिए हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं, अभी के लिए मैं इंडेक्स को, मतलब इस 4 को पुश नहीं कर रही, मैं इस 3 को ही पुश करके दिखा रही हूँ। पर कोड के अंदर हम इस इंडेक्स को पुश करने वाले हैं, क्योंकि इंडेक्स से चीजों को ट्रैक करना आसान रहता है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आ सकता है, इस 3 को मैंने पुश क्यों किया है। इस 3 को मैंने इसलिए पुश किया है ताकि जब मैं इसके आगे वाले एलिमेंट्स पर जाऊं, जैसे मान लेते हैं मैं 8 पर आई या मैं 0 पर आई, तो 0 को पता रहे कि इसके राइट साइड में 3 आता है, तो इसीलिए वो ट्रैक करवाने के लिए मैंने 3 को इस स्टैक के अंदर पुश किया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं 3 से अगले वाले पर। 3 से अगले वाला एलिमेंट है मेरा 1 के लिए स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं, जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता या 1 से बड़े वाले एलिमेंट्स वहां से हट नहीं जाते। तो क्या 3 की वैल्यू 1 से छोटी है? नहीं है छोटी, तो इसको मैं पॉप नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिसकी वैल्यू 3 से बड़ी है, तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगी। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा स्टैक खाली है। स्टैक खाली नहीं है क्योंकि उसके अंदर 3 है। तो अगर स्टैक खाली नहीं है तो नेक्स्ट ग्रेटर के अंदर मैं स्टोर करवा दूंगी जो भी मेरे स्टैक के टॉप पर है, मतलब 1 के लिए जो उसका नेक्स्ट ग्रेटर होगा वो वैल्यू बन जाएगी 3 के इक्वल। तो 1 के लिए मैं स्टोर करवा दूंगी 3 को एज माई नेक्स्ट ग्रेटर। उसके बाद क्या करूंगी, थर्ड स्टेप, 1 को मुझे क्या करना है, 1 को मुझे पुश कर देना है अपने स्टैक के अंदर। तो 1 को मैं पुश कर दूंगी स्टैक के अंदर। एक्चुअली मैंने 1 को पुश नहीं किया, मैंने 1 के इंडेक्स यानी 3 को पुश किया है, पर दिखाने के लिए मैं आपको 1 दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगी 0 पर। अब 0 की बारी है। 0 क्या करेगा, 0 जब तक या तो स्टैक खाली नहीं हो जाता या उससे छोटे एलिमेंट स्टैक से बाहर नहीं निकल जाते तब तक इस लूप को रन करेगा। क्या 1 0 से छोटा है? नहीं है, तो मतलब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब चेक होगा क्या स्टैक खाली है? नहीं, स्टैक खाली नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट ग्रेटर को बना दूंगी अपने स्टैक के टॉप के बराबर या पीक के बराबर। तो स्टैक के टॉप पर 1 है, इसीलिए 0 का जो नेक्स्ट ग्रेटर होगा वो बन जाएगा 1। तो यहां मैं 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर में स्टोर करा देती हूँ 1 को। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, अपने स्टैक के अंदर पुश कर देना है मुझे अपने एलिमेंट को। तो लास्ट में मैं पुश कर दूंगी स्टैक के अंदर 0 को, पर कोड के अंदर मैं इंडेक्स पुश करूंगी विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे लिए हो जाएगा 8। अब ये जो 8 वाला केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे हमें लॉजिक और ज्यादा क्लियर होगा। 8 के लिए क्या करेंगे, इस लूप को रन करेंगे
जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता या सारे के सारे 8 से छोटे एलिमेंट्स, मतलब स्टैक के टॉप पर अगर छोटा एलिमेंट है तो उन एलिमेंट्स को मैं पॉप कर दूं। 8 से छोटे एलिमेंट्स जब तक पॉप ना हो जाएं स्टैक के ऊपर। तो मैं सबसे पहले 8 को कंपेयर करूंगी 0 के साथ। क्या 0 8 से छोटा है? हाँ, 0 8 से छोटा है, तो 0 को मुझे स्टैक से हटा देना है। तो यहां मैंने 0 को स्टैक से हटा दिया। फिर दोबारा लूप रन करते हुए चेक करूंगी क्या अगले वाला जो टॉप है वो मेरे नंबर से छोटा है। तो 1 को कंपेयर करूंगी 8 के साथ। 1 अगर छोटा है तो ये हट जाए, क्योंकि 8 के लिए 1 का कोई काम ही नहीं है। 8 को तो अपने राइट साइड में अपने से बड़ा एलिमेंट ढूंढना है, पर 1 8 से छोटा है तो 1 को हटना पड़ेगा। तो मैं यहां पर 1 को अपने स्टैक से हटा दूंगी। अब दोबारा लूप में चेक करेंगे क्या अब जो स्टैक के टॉप पे है वो मेरे नंबर से छोटा है। क्या अब मेरा 3 अगर 8 से कंपेयर करूं तो 3 की वैल्यू 8 से छोटी है? हाँ, छोटी है। तो 3 का भी 8 के लिए कोई काम नहीं है, तो 3 को भी इस स्टैक से हटना पड़ेगा। अब दोबारा से जब कंडीशन चेक करेंगे क्या स्टैक खाली है, तो उसमें ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, विच इज कि अब मेरा स्टैक कंप्लीटली खाली हो गया है। तो मैं इस लूप से ब्रेक करके आ जाऊंगी सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में चेक करेंगे क्या स्टैक खाली हो गया है, तो हाँ, ये ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में मेरा नेक्स्ट ग्रेटर बन जाएगा -1, मतलब मेरे राइट साइड में मेरे लिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि राइट साइड वाले एलिमेंट स्टैक के अंदर होते हैं और स्टैक तो पूरा खाली हो गया है। इसीलिए 8 के लिए जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -1। और लास्ट में जाते जाते मैं क्या करूंगी, अपने नंबर को कर दूंगी पुश। तो मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया अपने 8 को। अब यहां से इंट्यूटिवली एक लॉजिक मुझे ये क्लियर होगा कि 8 ने क्या किया, 8 ने अपने बाद वाले सारे एलिमेंट्स को साफ कर दिया है। और अब अगर मैं 6 के लिए चेक करने निकलूंगी तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल, बिगिनर्स के दिमाग में ये आ सकता है कि 8 ने अगर 0 1 3 तीनों को डिलीट कर दिया स्टैक से, तो 6 को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कोई उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर तो नहीं है। 6 को ऐसे पता चलेगा कि अगर ऐसा नंबर आ जाता है बीच में जो अपने राइट साइड वाले सबसे बड़ा है, तो क्या मैं कह दूं वो 6 के इमीडिएटली बाद वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर इसने अपने राइट वाले सबको साफ कर दिया, मतलब बाद में जो सारे नंबर्स थे वो इससे स्मॉल थे, और 6 को क्या चाहिए, 6 को भी तो नेक्स्ट ग्रेटर ही चाहिए। तो उसके लिए भी इन स्मॉल नंबर्स का कोई काम नहीं है, उसके लिए भी उसी नंबर का काम है जो उससे बड़ा हो। इसीलिए 8 ने इन नंबर्स को साफ कर दिया। इससे 6 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 को भी तो बड़ा ही नंबर चाहिए। और अगर पास वाला बड़ा नंबर आके साफ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो पास वाला ही बड़ा नंबर चाहिए। तो 6 को क्या चाहिए, पास वाला बड़ा नंबर चाहिए, यानी नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए। तो फाइनली जब अब बारी आएगी 6 की, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे जब तक या तो मेरा स्टैक खाली हो जाए या मेरे स्टैक से सारे छोटे नंबर्स साफ हो जाएं। तो 6 को कंपेयर करेंगे 8 के साथ। क्या 8 6 से छोटा है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इस लूप से बाहर आ जाऊंगी। अब कंडीशन चेक होगी, क्या स्टैक खाली है? स्टैक खाली नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर क्या बन जाएगा, जो भी स्टैक के टॉप पर है। तो 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विल बी 8। तो मैं यहां स्टोर करवा दूंगी 8 की वैल्यू को। 6 के लिए भी हो गया। तो फाइनल आंसर को देखूं तो 6 से अगले वाला नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा, 8। तो यहाँ 8 स्टोर हो गया। 8 के बाद उससे नेक्स्ट ग्रेटर कोई है नहीं, तो -1 आ गया। 0 से नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, ये 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। 1 से नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। और 3 से नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 3 से नेक्स्ट ग्रेटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो ये लॉजिक होता है स्टैक से नेक्स्ट ग्रेटर को परफॉर्म करने का। अब इस सवाल में, इस पूरे के पूरे अप्रोच में जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट विल बी बिग ऑफ n। वाई बिग ऑफ n? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक बार में सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया। ये भी मेरा लीनियर टाइम है, पर एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते करते आप कह सकते हैं कि लूप के अंदर मैं लूप चला रही हूं। मतलब मेरा कोड कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं बाहर की तरफ तो एलिमेंट्स को शुरू करूंगी i = 0 से। इनफैक्ट बैकवर्ड्स चल रहे हैं, तो मेरी वैल्यू शुरू होगी i = n-1 से। i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, i माइनस मैं बैकवर्ड्स जा रही हूँ। हर बार मैं अपने इन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करूंगी, यानी एक मेरा लूप चल जाएगा जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो जब तक जा रहे हैं तब तक मैं स्टैक को खाली करती रहूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, चेक कर लूंगी कि क्या स्टैक खाली हो गया है। अगर स्टैक खाली हो गया है तो इसका मतलब -1 ऐड करना है मुझे, नहीं तो दूसरे केस में
स्टैक का जो टॉप है या पीक है वो मेरे लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज जो बिगिनर्स के दिमाग में आ सकती है वो ये आएगी कि यहाँ तो बाहर एक लूप चल रहा है, ये लूप कैसे किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा, बिग ऑफ एन में, और इसी लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है जिससे मैं स्टैक के एलिमेंट्स को बाहर अंदर कर रही हूँ, यानी पॉप कर रही हूँ और लास्ट में मैं पुश भी करूंगी। तो ऐसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही आनी चाहिए, पर लॉजिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाला लूप है अगर इसके भी मैं टोटल स्टेप्स काउंट करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ इस एरे का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार स्टैक के अंदर जाएगा और एक ही बार स्टैक से बाहर आ जाएगा। तो अगर सारे एलिमेंट्स एक बार स्टैक के अंदर जाते हैं, एक बार स्टैक से बाहर आते हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ उनको 2 टाइम्स एन टाइम लगेगा। मतलब सारे लूप में अगर मैं स्टैक वाले ऑपरेशंस मिला लूं तो उसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय एन टाइम मुझे लग रहा होगा। एंड अगर मैं 2n को ऐड कर दूं इस n के साथ, मतलब बाहर वाले लूप के साथ, तो ये 3n टाइम लग जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, क्योंकि कांस्टेंट्स को तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट इस एरे का स्टैक के अंदर एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर आएगा, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है, एन स्क्वायर नहीं होगी। 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की अप्रोच में। एक तो इसका लॉजिक रहेगा कुछ ऐसा, और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन स्क्वायर में नहीं है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि वीडियो को पॉज करना है, एक और दूसरा अपने लिए सैंपल एरे बनाना है। आप कोई भी एरे बना सकते हैं, कोशिश करिए 5 to 6 एलिमेंट्स का आप एक अच्छा सा प्रॉपर एरे बनाएं, और उसके लिए एक स्टैक को यूज करके एंड इन स्टेप्स को यूज करके आपको नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना है पेपर और पेन के ऊपर, उसके बाद ही हम कोड को लिख रहे होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के कोड की। मैंने मेन फंक्शन बनाया है एक क्लास के अंदर और ऊपर मैंने इंपोर्ट कर दिया है यूटिलिटी पैकेज को, ताकि मैं स्टैक को बनाकर यूज कर पाऊं। ये मैंने एरे लिया है अपना, वही एग्जाम्पल वाला एरे जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया था। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक स्टैक बना दूंगी। स्टैक होगा मेरा इंटीजर्स का, s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। इसके साथ साथ मैं एक और इंटीजर एरे बना दूंगी, इसको मैं नाम दूंगी नेक्स्ट ग्रेटर। नेक्स्ट ग्रेटर को मैं इनिशियलाइज करूंगी अपने साइज के साथ, जो साइज बराबर होगा टू माई एरे डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए। तो मैं लूप को शुरू करूंगी अपने एरे डॉट लेंथ -1 से, जब तक i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। हर बार लूप में मुझे 3 स्टेप्स को परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक वाइल लूप चलाना, मेरा दूसरा स्टेप होता है अपने इफ एल्स को चेक करना, और तीसरा स्टेप होता है पुश इन स्टैक। तो सबसे पहले अपना वाइल लूप चला लेती हूँ। वाइल लूप क्या काम करता है, वाइल लूप तब तक, या तो जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर स्टैक से सारे छोटे एलिमेंट्स नहीं हट जाते, तब तक स्टैक से हटाता रहता है छोटे एलिमेंट्स को। तो नॉट ऑफ s डॉट इज एम्प्टी, जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता, ये लूप तब तक चलेगा, या फिर जब तक मेरे एरे ऑफ s डॉट पीक इज लेस देन इक्वल टू माई एरे ऑफ i। इस लाइन को मैं हल्का सा बता देती हूँ, ये मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था हम क्या करने वाले हैं, स्टैक के अंदर इंडेक्स पुश करेंगे एलिमेंट का। एलिमेंट को पुश नहीं करेंगे, इंडेक्स को करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इंडेक्स से ही ट्रैक करना चाहती हूँ सारी चीजों को। तो इंडेक्स को पुश करने के लिए मेरे अभी स्टैक के अंदर जब मैं टॉप पर देखूंगी तो एक इंडेक्स होगा। अब उस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू थी एरे के अंदर, उसके लिए मैंने इस एरे को यूज किया है। तो s डॉट पीक डायरेक्टली नहीं करना, s डॉट पीक पर इंडेक्स है और एरे के अंदर जाकर पहले मुझे उस इंडेक्स को सर्च करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 3 को पुश किया था लास्ट टाइम, तो 3 के लिए इंडेक्स हो जाएगा मेरे पास 4। तो अभी s डॉट पीक करूंगी तो 4 मिलेगा, पर मुझे तो नंबर चाहिए, क्योंकि नंबर को ही नंबर के साथ कंपेयर कर सकती हूं। तो 4 नंबर इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको निकालूंगी। तो अंदर मेरा इंडेक्स है s डॉट पीक में 4 आएगा, और यहां पर बाहर आ जाएगा मेरे पास 3। तो इंडेक्स स्टोर करना है स्टैक के अंदर, नंबर को स्टोर नहीं करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। हर बार क्या करूंगी, हर बार स्टैक से मैं कर दूंगी पॉप। तो जब तक छोटे नंबर मेरे पास आए जा रहे हैं तब तक उनके सारे इंडेक्सेस को मैं पॉप करते जाऊंगी। उसके बाद चेक कर लेना है सेकंड स्टेप में कि अगर मेरा स्टैक पूरा खाली हो गया है, s डॉट इज एम्प्टी, उस केस में तो क्या है, उस केस में मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ i हो जाएगा -1 के बराबर, और बाकी केसेस में मेरा नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ i मेरे लिए हो जाएगा s डॉट पीक के बराबर। अब s डॉट पीक पर ऑलरेडी एक इंडेक्स है, मुझे इंडेक्स को स्टोर नहीं करना, मुझे नंबर को स्टोर करना है। तो दोबारा से क्या करूंगी, यहां पर एरे वाले
स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैं लगा दूंगी, ताकि एरे के अंदर इस इंडेक्स पर जाकर जो भी वैल्यू है उसको हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर बना ले। तो इस सिर्फ छोटा सा चेंज मैंने किया है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तीसरा है कि पुश कर दो लास्ट में अपने एलिमेंट को स्टैक के अंदर। तो मैं स्टैक डॉट पुश कर दूंगी अपने एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट को मैं कैसे ट्रैक कर रही हूँ, इंडेक्स की फॉर्म में, तो मैं एलिमेंट को पुश नहीं करूंगी, मैं इंडेक्स को पुश कर दूंगी। एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, आई, क्योंकि मैं ARR ऑफ आई क्या है, मेरा एलिमेंट है। पीछे से मैंने शुरू किया है, पहले ये 3 मेरा ARR ऑफ आई बनेगा, फिर ये 1, फिर मैं इस 0 पर जाऊंगी, फिर मैं इस 8 पर जाऊंगी, और हर बार मैं इंडेक्स को पुश कर दूंगी लास्ट में। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा कोड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। उसके बाद मैं एक लूप चला लूंगी, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई जब तक लेस देन नेक्स्ट ग्रेटर डॉट लेंथ रहता है, आई को कर दूंगी ++। और अब मैं अपने नेक्स्ट ग्रेटर्स को प्रिंट करवाने वाली हूँ, नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ आई, लास्ट में कर दूंगी नेक्स्ट लाइन, यहां पर आएगा स्मॉल। तो ये पूरा कोड है। शुरुआत में क्या किया, स्टैक और नेक्स्ट ग्रेटर एक एरे बनाकर मैंने शुरुआत करी। मैंने एक लूप चलाया, बैकवर्ड्स लूप चलाया है, क्योंकि मुझे राइट साइड वाले एलिमेंट्स को ऑलरेडी पहले से ट्रैक करके रखना है। तो जब नेक्स्ट ग्रेटर इन द राइट निकालते हैं तो बैकवर्ड्स लूप चलता है। ऐसे ही आपसे सवाल की फॉर्म चेंज करके बोल सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटर इन द लेफ्ट निकाल दो, तो नेक्स्ट ग्रेटर इन द लेफ्ट निकालने के लिए बस इस लूप को मुझे इंटरचेंज कर देना है, यानी इसको मुझे शुरुआत से शुरू कर देना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, एन तक जाएंगे। यहाँ पे राइट की बात हो रही है तो राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे। एक फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर मेरे सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको मैं पॉप नहीं कर देती, तब तक ये मेरा लूप चलेगा। अगर स्टैक खाली हो गया तो इस केस में कोई ग्रेटर एलिमेंट बचता ही नहीं है तो -1, नहीं तो जो स्टैक के टॉप पर अभी है वो मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। लास्ट में मैं खुद ही को अपने सेल्फ एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी और फिर एक लूप चला दूंगी अपने नेक्स्ट ग्रेटर्स को प्रिंट करवाने के लिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो ये मेरे पास मेरे नेक्स्ट ग्रेटर्स आ गए। अब इनको एनालाइज कर लेते हैं। 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर होने वाला है 8, तो पहले 8 प्रिंट हो गया। अब 8 के बाद उससे कोई नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो 8 के लिए मेरे पास -1 प्रिंट हो गया। 0 की बात करें तो 0 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 1 है, तो 0 के लिए 1 प्रिंट हो गया। 1 की मैं बात करूं तो 1 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 3 है, तो 1 के लिए 3 प्रिंट हो गया। और 3 के बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है तो नेक्स्ट ग्रेटर का सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए 3 के लिए मेरे पास -1 प्रिंट हो गया। और इस पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी दैट इज बिग ऑफ n। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ग्रेटर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो नेक्स्ट ग्रेटर वाला सवाल हुआ, इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, मतलब इस सेम सवाल की 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक तो नेक्स्ट ग्रेटर देख लिया, नेक्स्ट ग्रेटर राइट साइड में कैसे निकालते हैं उसको हमने एनालाइज किया। दूसरा हो सकता है मुझे बोले कि नेक्स्ट ग्रेटर आप लेफ्ट साइड में निकालो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट साइड में निकालने के लिए बस इस लूप को बदल देना है, लूप को 0 से शुरू करना है और n तक लेकर जाना है, ये हो जाएगी कंडीशन। दूसरा हो सकता है आपको बोले नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालो या स्मॉलर इन द राइट हैंड साइड, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस इस कंडीशन को रिवर्स कर देना है। मतलब अभी तो हम छोटे एलिमेंट्स को हटा रहे थे स्टैक से क्योंकि उनके लिए हमारा कोई काम नहीं है। अगर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना है तो बड़े एलिमेंट्स को हटा दो क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं है। तो बस ये जो लेस देन इक्वल टू है इसकी जगह हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। इसके अलावा एक और फॉर्म चेंज करके क्वेश्चन आता है नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इस लूप को भी रिवर्स करना है, यानी 0 से n तक लेकर जाना है, और इस कंडीशन को भी रिवर्स करना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसी सेम कोड के छोटे से वेरिएशन करने से हम इन 4 डिफरेंट सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर आपने देखा होगा कोड हमने कोई इतना बड़ा नहीं लिखा है, ना ही ड्राई रन करने में इतना हमें कोई टाइम लगा है, पर मैंने काफी टाइम लेकर काफी डिटेल में इस सवाल को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये अकेला सवाल नहीं है, ये खुद 4 सवालों का लॉजिक लेकर चलता है। और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट सवाल है जिनको हम आगे करेंगे, जिसमें इस सवाल का लॉजिक बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। इसीलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या तो डायरेक्टली आ सकता है या फिर ये फॉर्म चेंज करके भी आ सकता है। तो इसको हमें अच्छे से करना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाना है।